बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगंबर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान मजीद की 114 सूरतें, और अगर हम दीन इस्लाम का ख़ुलासा उनमें तलाश करना चाहें तो सूरतुल माऊन जो वाज़े तौर पर ऐलान करती दिखाई देती है कि दीन इस्लाम खिदमत इंसानियत का नाम है। यतीमों, बेकसों, बेसहारों की ज़रूरियात को पूरा करने का नाम है। एक तरफ नमाज, रोज़ा, इबादत, हज और ज़कात हों, और दूसरी तरफ हुकूक की बात की तो ये वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया कि अगर हुकूक इंसानी और ख़िदमत इंसानी का जज्बा बंदे के दिल में नहीं है तो वह नमाज, रोज़ा और इबादत भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हैं। यही वजह है कि अगर हम इंसानी तारीख़ का जायज़ा लें तो ऐसी बेशुमार शख्सियात दीन इस्लाम की तारीख़ में भी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक लाखों करोड़ों शख्सियात ऐसी पैदा हुईं जिन्होंने बाकायदा तंजीमी एतबार से इदारे बनाकर, इंस्टीट्यूशंस की सरपरस्ती करके खिदमत इंसानियत का बेड़ा उठाया। और यकीनी तौर पर ऐसे इदारे बनाने वालों और ऐसी ही फलाह इंसानियत का जज्बा रखने वाली शख्सियात के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो आलम ईजाद में हो साहिब ईजाद। खिदमत इंसानियत तो होती रहती है मगर उसको दौर के तकाज़ों के मुताबिक पेश करना, तो अल्लामा इकबाल ने कहा जो आलम ईजाद में हो साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। और यकीनी तौर पर यह शेर भी उन्हीं शख्सियात के लिए कहा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर कौन होता है? जब इर्द गिर्द इंसान बिलक रहे हों, जब तड़प रहे हों, कोई उनके सर पर हाथ रखने वाला मौजूद न हो तो कोई आकर उनके लिए मददगार बन जाए, उनके लिए रास्ता दिखाने वाला बन जाए, उनका दामन थाम कर उनको ज़िंदगी की उम्मीद दे दे, तो यकीनी तौर पर वही इंसान दीदावर हुआ करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके इल्म में है कि हम इस हफ्तावार नशिस्त में मुख्तलिफ़ शख्सियात को आपके सामने लाकर मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ खूबसूरत तरीन मामलात को आपके साथ डिस्कस इसलिए करते हैं कि हम ख़ुद भी सीखें और सीख कर कहीं ऐसे चिराग हम भी बन सकें। आज हमारे स्टूडियो में दो अहम मेहमान शख्सियात जिन्होंने अपनी अपनी बसात के मुताबिक फलाह इंसानियत का काम किया है। एक शख्सियत ने इल्म के मैदान में स्कॉलरशिप्स देकर तलबा और तालिबात के लिए फलाही सरगर्मियों का आगाज़ किया, और दूसरी मेहमान शख्सियत जिनके लिए आज का ये प्रोग्राम सजा, यकीनी तौर पर उनकी खिदमात लाहौर की सरज़मीन के बसने वालों के लिए बेपनाह और अनगिनत हैं। मेडिकल की फ़ील्ड में बेपनाह खिदमात सरअंजाम दी। दोनों शख्सियात ही जानी पहचानी शख्सियात। मैं तारुफ़ का सिलसिला शुरू करता हूँ और आप सबके सामने पहली मेहमान शख्सियत जिन्हें आप हमेशा इसी प्रोग्राम की रौनक बनते देखते हैं, तालीमी मैदान में फलाह का काम करने वाली शख्सियत, मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान साहिब, प्रिंसिपल एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ताजबाग कैंपस। उन्हें आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद और सलाम अक़ीदत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनाम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, खुश आमदेद। आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और इन्हीं के साथ साथ आज की हमारी बज़म की रौनक और मेहमान शख्सियत जिन्होंने अपनी भरपूर मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज तशरीफ़ लाए, मेरी मुराद मोहतरम अलहाज सनाउल्लाह खान काकड़ साहिब, जो चेयरमैन हैं अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के और मास्टर ट्रेनर हैं
अल हुद्दारुल हुज्जाज लाहौर के। सर आपको खुश आमदेद भी और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। सर आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और यकीनी तौर पर आज की नशिस्त आपकी गुफ्तगू से और सर की गुफ्तगू से बड़ी अहम और पुररौनक होने वाली है। सर मैं सिलसिला सवालात को शुरू करता हूँ नाजरीन, और मेरा पहला सवाल जो इंतहाई मुतअल्लिक़ है इस्लामी तालीमात के, और यकीनी तौर पर अगर हम इस्लामी तालीमात का जायज़ा लेते हैं तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी ज़िक्र किया कि दीन इस्लाम की तालीमात का ख़ुलासा वो खिदमत इंसानियत है। यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबरानी शरीफ की हदीस पाक है और इसको बयान किया मोजमुल कबीर में इमाम तबरानी ने। वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी का काम करने के लिए चला जाता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो काम करने के लिए गया तो एक एक कदम पर नेकी है, और अगर वो फौत हो गया तो क़यामत के दिन उनको शुहदा के साथ उठाया जाएगा। सर ये तो एक छोटा सा कदम था, आपने अपनी आंखों के सामने इसी मुगलपुरा लाहौर के एरिया में एक बहुत बड़ा इदारा बनते हुए देखा जिसको लोग अल एहसान के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तशरीफ़ लाते हैं और सेहतियाब होते हैं। तो सर ये जो इदारा बना, यकीनी तौर पर आपकी रिहाइश भी इसी एरिया में है, आपकी आवाज़ को सुनने वाले हज़ार लोग हैं, आपने अपनी आँखों से इस इदारे को बनते हुए कैसे देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और सबसे पहली बात है कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब सनाउल्लाह ख़ान साहब का, जो अपनी गोनागो मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर हमारी रिक्वेस्ट पर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इस इदारे को बनता या आज माशाल्लाह एक कामयाब एक एम्पायर खड़ा तो लोग देखते हैं, लेकिन इसकी तारीख़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हमेशा याद रखें कि जब कोई चीज़ बन रही होती है ना, उसके कार फरमा लोग जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आते हैं वो तो शायद कम होते हैं, उसमें स्पेशली जो नाक़दीन होते हैं ना, वो भी वहाँ से फ़ायदा ले रहे होते हैं, और लेकिन वो उसके कभी एडमायरर ना भी हों लेकिन बेनिफिशरी ज़रूर होते हैं। 1993 से ये जब इसका आगाज़ किया गया, रामगढ़ में गली नंबर 16 के पास बिल्कुल एक तंग सी जगह पर, और 2 से 3 कमरे थे छोटे से। मुझे याद है कि उस वक़्त ना हमारे इलाके में एक आध डॉक्टर ऐसे थे, जिस तरह डॉक्टर पाशा थे, उनका बड़ा तूती बोलता था शाम में कि लोग उनके पास जाते थे, और कोई ऐसा क्लिनिक अवेलेबल नहीं था। अल एहसान जब ये शुरू हुई छोटी सी डिस्पेंसरी से, तो लोगों को शुरू में ये ख्याल होता था शायद पता नहीं डॉक्टर भी बैठे हैं या नहीं बैठे, कि डिस्पेंसरी बैठे हुए हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। वहाँ से स्टार्ट हुआ। कुछ ही अरसे के बाद वहाँ एक तस्वीर लगाएगी कि ऐसा हॉस्पिटल बनेगा कि जो इसमें आप डोनेट करें। लोगों का ख्याल ये था कि जो लोग इसमें कार फरमाए शायद उनके कोई ज़ाती अज़ाइम भी होंगे या ज़ाती मुफाद भी वाबस्ता होगा, कि शायद पता नहीं बनना ही नहीं बनना, जो उमूमन हमारा ये तासुर होता है। नेकी का जो काम करता है ना, उसके ऊपर एडमायरर कम, तनकीदी नुक्ता चीनी करने वाले बहुत होते हैं। अच्छा खैर, उसमें जब लगता यही था कि ये कैसे बनेगा, और ये तस्वीर भी किसी बाहर के हॉस्पिटल की लगती है, रेड ब्रिस्क और बहुत खूबसूरत। खैर वो जब ये सिलसिला जब तामीर शुरू हुई, मेरी आंखों के सामने वो फिर एक बहुत ज़बरदस्त 3 से 4 मंजिला इमारत बनी, जिसमें तमाम शोबा जात का आगाज़ किया गया, जिसमें शाम में जब डॉक्टर बैठते थे जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, तो उसमें जो जनरल आउटडोर का पेशेंट था वो इतनी ज़्यादा तादाद होती थी कि 100 में नंबर चल रहा होता, तो लोग लाइनों में होते थे, और बिल्कुल फ्री या बिल्कुल जिससे कहते हैं कि आप समझ लें 5 रुपये 10 रुपये के इवज़ उसको मेडिसिन भी मिलती थी। लोगों का जम्मे गफ़ीर नज़र आता था। आपने ये कहा है सिर्फ ये इदारा लाहौर के लिए, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि ये इदारा बेनिफिशरी बना है पूरे पाकिस्तान के उन इलाकों के लिए, उन देहातों के लिए। ये वहाँ रोशनी लेकर पहुँचा जहाँ तस्वुर नहीं किया जा सकता था। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ से जब सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त गायनी का भी डिपार्टमेंट साथ चल रहा था सब। वहाँ पर फिर ये जगह एक परचेज़ की गई, मजा वलड्डा जो है वहाँ, उसके पास काफ़ी कसाईयों की दुकानें थी। उस वक्त जगह लेना ख़रीदना भी बड़ा मुश्किल था मेन के पास। खैर वो जगह लेके जब उसकी तामीर शुरू हुई,
बहरहाल वो भी ऐसे नज़र आता था कि जाइंट पता नहीं मुकम्मल होगा ही नहीं। जी जी। जो तस्वीर लगाई गई आज बई नहीं वही तस्वीर जो है वो अगर देखें उसकी प्रैक्टिकली आपको नज़र आती। फिर उसका सिलसिला जब शुरू हुआ, मेरा पहली दफ़ा इत्तफाक हुआ कि जब सनाउल्लाह खान साहब वहाँ पर हज ट्रेनिंग करवाते थे तो हमारे एक दोस्त हैं जनाब इकरामुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, बहुत ही शफीक, बहुत मुशफ़िक इंसान और हर एक से बड़े मोहब्बत से मिलने वाले, इंतहाई मिलनसार। उनके जनाजे के बाद ये एहसास होता है देख कर कि यानी हम ना अपने जनाजे के बंदे इकट्ठे करते हैं मिलकर। मैंने जब जमे गफ़ीर, मेरी नज़र से इतना बड़ा जनाजा नहीं कभी मैंने देखा, और जब दरमियान में से मैं गुज़र रहा था तो एक ही आवाज़ सुनाई देती थी कि यार ये जनाजा नहीं छोड़ते थे। जी जी जी। ये बहुत बड़ी बात है। हम उम्मन से सोचते हैं ऐलान हुआ है, जानने वाला तो नहीं है, क्या पढ़ने जाना है, हम लोग इसमें कनी कतरा देते हैं। लेकिन उनको माशाल्लाह देखा, उन्होंने मुझे मदऊ किया, मेरा जाने का इत्तफाक हुआ। मेरा जो बाहर बैठकर एक था कि शायद पता नहीं कैसा होगा, 4 मंजिला इमारत और सेंट्रली एयर कंडीशन, क्या आप लाहौर के बड़े बड़े माफिया हॉस्पिटल के चले जाएं, उसमें इतना सेंट्री एसी और इतनी वेल फर्निश नहीं और इतनी सहूलियत नहीं, जो मुझे वहाँ एक ज़बरदस्त तमाम चीज़ें एक बड़ी खूबसूरती से मुज़य्यन नज़र आईं। वो जब ट्रेनिंग अटेंड की तो मेरा तो मजमा नज़र उस दिन बदल गया कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये किसी मुगलपुरा का हॉस्पिटल या एक वेलफेयर ट्रस्ट आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा, फिर कुछ अरसा गुजरा, जहाँ कोई जानने वाले कहते थे रेफ़र कर देते थे, अल्लाह ने कभी ज़रूरत नहीं डाली थी, मेरा इत्तफाक नहीं हुआ था। अच्छा, उसी असना में कुछ लोगों ने जब कहा भी इलाज के हवाले से रेफ़र भी किया, जब उन्होंने आके फ़ीडबैक दिया ना कि यानी जब जाते हैं तो एक लम्हा भी वेट करना नहीं पड़ता और इतना रिस्पेक्टेबली डील करते हैं, इतनी अच्छी डीलिंग है, इतना बाइज़र डील करते और पैसे भी नहीं लगते। अच्छा, वो मेरा एक और एतमाद बढ़ता गया। फिर इसी तरह एक चैरिटी डिनर आया जिसका मैं आंखों देखा हाल में सुनाऊंगा, पीसी में था। अंकल इकराम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि ज़रूर चक्कर लगाएं। मुझे याद है मैं पढ़ा कर मैं जब शाम में पहुँचा, हॉल पीसी का खचाखच भरा हुआ था। अच्छा, खैर उस वक़्त ना 12 करोड़ का उसका बजट का टारगेट दिया गया 2018 से 19 में। जी। जब वो टारगेट दिया गया, यानी कमो बेश उस साल 3 से 3.5 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज अपना करवाया या मुआयना करवाया। तो उस दौरान जब मैं बैठा ये सारा सुन रहा था, भट्ट साहब तकरीर कर रहे थे, फिर जो अखुवत फाउंडेशन के जो हैं चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने भी की, तो मैंने देखा कि जो खुद फाउंडेशन चला रहे हैं जी वो पैसा इकट्ठा करने की बजाय इधर डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ चीज़ नज़र आ रही है तो वो कर रहे हैं ना। फिर जो 12 करोड़ का हदफ था, मैंने इतनी बारिश की तरह अपनी होश में लोगों को पैसे देते, सदकात देते, अपनी जायदादें प्लॉट देते। मैंने नहीं देखा कोई खड़ा होकर प्लॉट दे रहा है, बहुत कुछ, यानी किसी ने जो था 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, शायद ही आधा घंटा भी गुजरा नहीं होगा कि वो हदफ पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। क्योंकि जब काम नजर आता है तो लोग देते हैं। बिल्कुल, ये एतमाद है। अच्छा, एतमाद था। अच्छा, वो सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ से फिर जब ये सिलसिला मैंने देखा कि यानी यकीन जाने कि मैंने लोगों को देखा कि एनवेलप उनके पास पड़े थे, कोई शख्स आके नहीं कह रहा था। जी। लोग खुद ब खुद जो जेब में था ना वो लिख कर और उसमें डालते जा रहे थे। यानी इतना कसीर तादाद में लोगों ने दिया। उसके पीछे एक विजन यही होता है कि आप ये देखें कि जब एक क्रेडिबल आदमी ऊपर मौजूद हो और काम नीचे नजर आ रहा हो तो फिर डोनेशन लेना या इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन याद रखें, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपके नाकिदीन में से ही होते हैं, लेकिन उनकी परवाह किए बगैर एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना, सिर्फ वही नहीं, मैं आज साथ उसमें और भी चीज़ें ऐड कर दूं लिसान में, कि जब रमज़ान आता है, पूरा रमज़ान जितनी बड़ी मर्जी तादाद हो, पहले मेन रोड पर होता था, उसके बाहर बाकायदा इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, अल-एहसान में बाकायदा इसमें उनका अल-एहसान दस्तरखान का सिलसिला शुरू किया गया ताकि जो गुरबा मुसाफिर लोग हैं वो हजरात वो दोपहर को खाना भी खा सकें। इसी तरह सिर्फ वही नहीं, बेशुमार जगह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल-एहसान के पास हैं, जो तफसीली इंशाअल्लाह जनाब सनाउल्लाह खान साहब बताएंगे कि जिसमें जल्लों के पास बहुत बड़ी जगह है। इसी तरह ताजबाग में इसका जो है वो दूसरी ब्रांच इसकी माशाल्लाह चल रही है। यानी आप ये देखें कि इस वक्त ना सिर्फ आपका जनरल मेडिकल के अंदर, आई के अंदर माशाल्लाह इस वक्त लाहौर में इसका कोई जोड़ नहीं कि जितनी मर्जी एक्सपेंसिव मशीनरी है ना वो यहाँ अवेलेबल है। मैं आखिरी बात मुकम्मल करके हम सनाउल्लाह साहब की तरफ बढ़ेंगे, जो असल में इंशाल्लाह अपनी पूरी मेहनत की बिप्ता सुनाएंगे। उसमें यह था कि जब मैंने मेरा बेटा हमीलती एडमिट था ICU में, तो उन्होंने मुझे कहा कि 11-12 दिन रहने के बाद
अब आप ना इसका प्रॉपर इसका रेटिना वगैरह चेक करवाएं, ताकि जो बच्चा रहता है ज़्यादा दिन ऑक्सीजन पर या वेंटिलेटर पर, उसका रेटिना चेक होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मुझे जब मेरी बात हुई अंकल इकराम से तो उन्होंने कहा कि आप चेक करवाने आएँ। इतना ज़बरदस्त, और विद इन 5 मिनट जब चेक करवाया, और हर एक स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, रेटिना स्पेशलिस्ट भी हैं बेशुमार, यानी जिनकी अपनी अपनी शोबा जात के अंदर बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, वो लोग वहाँ मौजूद हैं। और किसी भी तरह इनकी मिशनरी में, इनकी डीलिंग के अंदर आपको ये महसूस नहीं होता कि मैं लाहौर के किसी हॉस्पिटल में 5,000 दे के चेक करवा रहा हूँ या मैंने 5 रुपये भी अदा नहीं किए। तो ये बहुत बड़ा, और ये एक जो कारनामा है, इसका सेहरा पूरी इनकी टीम को तो जाता है, लेकिन टीम को लेकर चलने वाली शख्सियत जो होती है वो लीडर होता है। कोई शक नहीं तो इसमें मैं अगर बताऊं तो जनाब सनाउल्लाह खान साहब बड़ी खंदा पेशानी से सबको मिलते हैं, हर एक को वेलकम भी करते हैं, और सबसे बढ़कर तनकीद बर्दाश्त करना और बड़े तहम्मुल से उसको लेके चलना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और साफ ज़ाहिर है जब इतना बड़ा एक सेटअप चल जाए तो फिर तो यहाँ पर तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मसाइल इतने होते हैं, मसाइल भी आते और हैं, इतने बड़े डॉक्टर्स को मैनेज करना कि जिसमें उनकी तनख्वाहें इतनी हो और उनको हाथों हाथ और ऑर्गेनाइजेशन बुला रही हो, आप उनसे टाइम लेते हैं चैरिटी के लिए और उनको पे भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैनेज करना, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और ये इदारा जो है ये एक मिसाली इदारा है कि जिसको आप कहें कि इस वक्त अब तकरीबन 400 के लगभग इनकी फ्री ऑपरेशन थिएटर वैन्स छोटे इलाकों कस्बों में फ्री चेकअप्स के लिए, ऑपरेशन के लिए जा चुकी हैं। रेटिना इसमें के हवाले से ट्रीटमेंट हो या लेंसेज के हवाले से हो या लेज़र ट्रीटमेंट हो, वो डिटेल इंशाल्लाह सनाउल्लाह सब खुद बताएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। सर आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैराए में अपनी पूरी रुदात जो आपने आँखों देखी और वो नाजरीन के सामने रखी, और मैं बढ़ता हूँ मोहतरम सनाउल्लाह खान साहब की तरफ। सर साफ ज़ाहिर है ये तो वो था कि डिस्पेंसरी बन गई, फिर उसके बाद एक पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। साफ ज़ाहिर है सादा सी बात है वो डिस्पेंसरी बनाने का भी तो कोई ख्याल आया होगा, तो सर उसके मुहर्रकात क्या थे? कोई पीछे वालिदैन की तरफ से ऐसा था या आपके ज़ाती ज़हन में कुछ ऐसा चीज़ आई और फिर वो इदारा बन गया? सर उसके मराहिल क्या हैं, उसके शोबाजात क्या हैं, और किस तरीके से वो एक पूरा जो आप ख़ुद इस पूरे प्रोसेस से गुज़रे, वो मैं चाहूँगा कि नाजरीन के सामने वो स्टोरी ज़रूर रखी जाए ताकि लोग इंस्पायर भी हों और फिर आगे उससे रहनुमाई भी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कुरान पाक की आयत जो तिलावत की है कि हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, ihsan का बदला ihsan के सिवा कुछ नहीं। इज़ देयर एनी रिवार्ड फॉर गुड अदर दैन गुड। बस इस मिशन को हम लेकर ना ये चले हैं कि अल्लाह ताला हम पर भी कोई आखिरत में दुनिया अच्छी दी हुई है, आखिरत भी अल्लाह ताला हमारी बेहतर फरमा देंगे। यकीनी तौर पर जो अखलाक और जो दुनिया के लिए करता है और मखलूक के लिए करता है उसके लिए तो आखिरत यकीनी तौर पर है। मैं 4-5 साल 82 से 86 तक ना दुबई में रहा हूँ। तो उस वक्त जो है ये कैसेट टीडी के सोनी ये टेप रिकॉर्डर में वही आती थी, फ़ोन शोन बहुत कम होते थे। तो उसी पे कोई जा रहा होता था तो कैसेट उन्होंने घर वालों ने उनको देनी, अगर कोई दुबई से कोई आ रहा होता तो हम उसको दे देते। तो उसमें जब वो सारे घर वाले मेरे वालदा बहन भाई वाले साहब सब बोल लेते जो कुछ उन्होंने कहना है, अपनी डिमांड भी मुझे ये गिफ्ट चाहिए ये चाहिए सब हो जाते हैं। तो फिर बाद में मेरे वाले साहब कहते कि बेटा अभी ये थोड़ी सी जगह है इसमें, तो चलो मैं कोई ना कोई आपको कोई शेर कोई तलकीन कर देता हूँ। तो उसमें अक्सर मेरे वालिद साहब जो तलकीन किया करते थे वो यही होती थी कि गरीबों के कोई आप ना काम आ जाओ बस, ठीक है ना। तो वो आज मुझे याद नहीं रहा लाना वो पेपर, क्यों मैंने उसके ऊपर सारी रिकॉर्ड भी है और उसमें सारे उनके जो अल्फाज हैं ना जी वो मेरी आंखों में आंसू ला देते हैं, ठीक है ना। कि किसी झुके हुए शख्स का मैं आसा बन जाऊँ, वो आंखें जिसमें नूर नहीं है मैं उस आंखों के लिए सहारा बन जाऊँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये पहली जो वालिद साहब के नीयत थी, तरबियत थी या उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे अल्लाह ताला उसकी तरफ खुद ही ले आए। मैं कारोबारी आदमी था, यहाँ आकर कारोबार किया और इतना ज़्यादा कारोबार के मेरे अपने स्टोर भरे होते थे फ्रिजों से, मशीनों से, पंखों से, लेकिन आस्ता 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 वो कम होते गए। व्हेन यू वर्क फॉर अल्लाह, अल्लाह वर्क्स फॉर यू। जैसे जैसे मेरा अल्लाह ने बहुत बिजनेस दिया, यानी अल्लाह ताला ने
में से 4 मेरी बेटियां हैं और टीन एज में अल्लाह ताला ने उनके इंतजाम कर दिए शादियों के। लोग परेशान हो रहे हैं कि यार दुआ करें मेरी बच्चियों का। एक बच्ची का हो तो बड़ा पता नहीं कोई कौन कौन सी एफएससी जतन में है, करती कोई हैं माएं। बीए में गई, जैसे जैसे रिश्ते आए ना मैं करता गया हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से वो मुझे सिला था जो मैं लोगों के लिए, उसकी मखलूक के लिए कर रहा था, और ड्यूटी भी मेरी उसने अल्लाह ही ने लगाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। तो इसीलिए हमने ना एक डिस्पेंसरी जो है सिर्फ ये सोचा कि यार गरीबों का काम जो है ना, यानी वो वालिदैन की वो जो तरबियत थी उसके थी। बुनियाद पर वो एक बिल्कुल बन गई। ठीक हो गया सर। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी डिस्पेंसरी विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़, 8-10 लोग मिले, यार ये शुरू करते हैं यहाँ पर ना। उससे पहले क्या था कि हमने एक फ़ंड बनाया हुआ था, जो गरीब लोग आते थे उसकी हेल्प कर देते थे। एक दफ़ा एक आदमी आया मेरे पास दुकान पे, तो आकर कहता जी कि मुझे ना इस तरह मेरी बहन का केस है डिलीवरी का, और हॉस्पिटल वाले उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे कि पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या अच्छा, मैं क्या चलो, मैं कुछ देने लगा उसको पैसे। मैं क्या नहीं, आओ बैठो मेरे साथ, मोटरसाइकिल नज़दीक है, मैं साथ चलता हूँ। मैं वहाँ जाके उस टाइम सामने ही उस वक्त होता था उनका पार्किंग स्टैंड, मैंने वहाँ मोटर बाइक पार्क की। मैंने घूम के देखा तो बंदा उधर नहीं था। मैं क्या अंदर चला गया होगा, अपनी फ़ाइल क्लियर करवा रहा होगा। अंदर गया तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ बजाय कि वो मुझे ढूंढे। तो उसने कहा कि मेरी बहन का डिलीवरी केस है, बीवी का भी नहीं, उसका मेरी सिस्टर का। मैं ढूंढ रहा हूँ 5-10 मिनट, फिर उनसे पूछा कि थे यहाँ तो इस नाम कोई नहीं बंदा। मज़ा हो गया। उसका ये था कि ये मुझे कुछ दे देंगे तो मैं चला जाऊँगा। तो मैंने फिर साथियों से डिस्कस किया कि यार आज इस तरह हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा यार फिर हम अपने कुछ शुरू कर लेते हैं। हमारी बस जो विजन था, गोल था, ऑब्जेक्टिव थे, वो सिर्फ फ्री डिस्पेंसरी थी। और जितने भी स्टीरॉयड देने वाले डिस्पेंसर जो इर्द गिर्द बैठे थे सराउंडिंग में, उनके 10,000 से अब कब तक चलेंगे। हमने कहा जी हमने इनिशिएटिव ले ली है, अल्लाह का काम है, अगर अल्लाह का मंजूर होगा तो चल जाएगा, नहीं तो पहले भी तो काम चल ही रहा ना। बहरहाल साथ ही साथ अच्छे मिलते गए और लोगों ने काम देखा। बड़ी अच्छी मेडिसिन और MBBS कम से कम मेडिकेशन तो अच्छी हो ना अच्छे डॉक्टर से, तो उसका बड़ा हमें फिर फ़ायदा हुआ। हमारे जज्बे जो है ना और जवां हुए। वैसे हम पहले ही जवां थे, ठीक है ना, तो काले बाल थे जब हमने शुरू किया। अच्छा सर, ये जो इदारा था अल एहसान, ये बनाया कब है? ये 1993 ठीक, 1993 में हमने शुरू किया था। ठीक हो गया सर। तो सर जो इब्तदाई कुछ अफराद थे, वो मतलब आपके दोस्त थे, आपके भाई थे, आपके रिश्तेदार थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया? बस वो हमारे नज़दीक मस्जिद के नमाजी थे। हमारे साथ स्कूल पढ़ने वाले थे, उन्हीं के साथ मोहल्ले के लोग ही थे जो जिन्होंने हमने। तो सर फिर ये डिस्पेंसरी से हॉस्पिटल का सफ़र तय कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब हमने डिस्पेंसरी शुरू की तो कई लोगों ने आना कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना, कहना कि इसमें ब्लड प्रेशर का तो आपको कोई मसला नहीं, BP ठीक है आपका, आपको लगता है कोई आंखों का मसला है, आप आंखों के डॉक्टर को चेक करवाएं। फिर ख़वातीन ने आना, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब ने चेक करना, उनके ना बीबी आपको पेट में कोई मसला नहीं है, कोई गायनी का मसला है, आप गायनी उनको चेक कराएं। तो कहते आप रख क्यों नहीं लेते? आंखों वाले कहते आप आंखों का डॉक्टर क्यों नहीं रख लेते? तो इसलिए फिर हमने उस वक्त 10,000 से तो शुरू किया था। तो फिर हमने क्या किया कि चलो हफ्ते में एक दिन जो है ना एक डॉक्टर हायर कर लेते हैं। गायनी की हमारे पास इतनी अभी नई कैपेसिटी थी, तो हमने एक LHV रख ली। लोग आने शुरू हो गए और फिर हमने हफ्ते के बजाय वो हफ्ते में 2 दिन, फिर 3 दिन, और रफ्ता रफ्ता फिर वो समा हो गए। तो फिर इससे बढ़ते हुए फिर उतनी देर में जो जगह के इन्होंने बताया कि साथ हमने जगह ले ली। जी। तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह का शुक्र है कि वो 5 मरले की जगह थी, वो सारी परचेज़ कर ली। फिर 2 साल बाद उसको बना लिया हॉस्पिटल। ठीक हो गया। तो उसमें फिर गायनी का जी आउटडोर इंडोर दोनों, आई आउटडोर और इंडोर ऑपरेशन वगैरह हमने वहाँ पे शुरू कर दिया। जनरल आउटडोर भी और गायनी और आई। अगले 2 साल बाद इतना ज़्यादा वहाँ रश हो गया कि बैठना दूर की बात, खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी कॉरिडोर में। तो फिर हमने सोचा, एक सर्वे किया कि यार कोई जगह ना बाहर ढूंढे मेन पे। जी। इन दोनों में से एक शोभा जो है ना उधर ले जाते हैं। ठीक हो गया। हमारा ख्याल था कि गायनी हर घर की माँ बहन बेटी का मसला है तो इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब सर्वे किया तो पता चला कि हर घर में आंखों के मरीज़ हैं, आंखों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बुजुर्ग हैं, 40-50 साल बाद उनको मोती आ जाते हैं, 25-30 साल बाद एनके लग जाती हैं, फिर बच्चों को मोती आ रहा है। तो फिर हमने बाहर जो है ना मेन पे ये हॉस्पिटल, आई अस्पताल। जी ये सर इसका कितना एरिया है? पहले हमने 10 मरले ली थी और फिर
250 सुबह और 250 शाम को 500 पेशेंट आते थे, तो हम समझते थे कि 20-30 साल हमें गुजर जाएंगे। लेकिन काम की क्वालिटी की वजह से 2-3 साल ही हो गए, वहाँ पर भी वही हाल हो गया कि खड़े होने को जगह नहीं होती थी। फिर हमने 10 मरले और लिए, अभी 1 कनाल है और 6 उसके फ्लोर है। सर ये आपके पास कोई ज़ाती स्पेशलिटी भी थी कि आप आई हॉस्पिटल को खुद लीड कर सकते हैं? इस आपकी कोई एजुकेशन ऐसी थी, आपका इंटरेस्ट तो बना लोगों के रिस्पांस पर? तो सर मतलब साफ ज़रा एक टीम को खड़ा करना, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं, या आपके साथ अफराद ऐसे मिल गए कि जिसकी वजह से वो सारा सिस्टम चल पड़ा? बस ये टीम वर्क है। हम में से डॉक्टर कोई भी नहीं है, लेकिन सारे डॉक्टर्स का, प्रोफेसर का इंटरव्यू हम करते हैं। हमें हर मशीन का, हर यानी लेज़र अब का आप पता है। साफ ज़रा जब उसमें इन हो गए तो फिर सारी चीज़ें उसमें पहले जो डॉक्टर रखते थे उनके मरहूने मिन्नत होते थे, वो जैसे कहते थे ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, वर्कशॉप होती रहती हैं, वो अटेंड करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि अभी हमें हर चीज़ का पता है कि आई रिलेटेड जो है ना, ऑपरेट कर नहीं सकते, लेकिन पता है कि तो सर लाहौर में इसकी ब्रांचेस कहीं और भी हैं, और अगर पाकिस्तान पूरे की बात जैसे डॉक्टर साहब ने भी की, तो सर उसमें आप कैसे मतलब हेल्प आउट करते हैं? कोई पाकिस्तान के अंदर और इसकी ब्रांचेस भी बन गई हैं या क्या है? हमें काफ़ी लोग लाहौर से बाहर भी अपनी जगह देने को तैयार हैं कि आप यहाँ पे सेटअप करें, आपका सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन हम उनसे इनकार कर देते हैं कि हम जितना कर रहे हैं ना अपने इलाके में यही काफ़ी है, बजाय कि हम और स्प्रेड करते जाएं और पिछला जो है वो कंट्रोल ना हो पाए, हक ना अदा कर सकें। तो इसलिए हमारा जो बेस थी उसको हमने नहीं छोड़ा, जो रामगढ़ मुजाहिदाबाद में है, वहाँ पर अभी भी जनरल आउटडोर हो रहे हैं और गायनी आउटडोर हो रहे हैं, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, हेपेटाइटिस के वहाँ पर हो रहे हैं, फ्री सारा इलाज ट्रीटमेंट हो रहा है, सिंगल पैनी भी नहीं उनसे ले रहे हैं। और इस तरह डायबिटिक की डॉक्टर बैठी हुई है, और 5 चेयर्स है हमारी डेंटल की, जहाँ पे बहुत मामूली जो नहीं पैसे दे सकता उनका फ्री है। तो यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसके बाद एक ताजपुरा में है, वहाँ पर कोई अदारा था, वो उसको चला रहे थे लेकिन उनसे नहीं चल पाया, तो उन्होंने फिर हमें रिक्वेस्ट की, तो हमने फिर उनको ऑनर दी कि जी ठीक है। अभी वहाँ पर हमारा सुबह आउटडोर हो रहा है आई का, और शाम को जो है वो जनरल ओपीडी होता है और एम्बुलेंस की सहूलत वहाँ पे मौजूद है। ये 3 सेट जो है ना हमारे यहाँ पर। सर एक मरीज़ आ गया है, डेफिनेटली सिफारिश का निज़ाम या ये चीज़ें तो यहाँ पर नहीं होगी, साफ ज़ाहिर खिदमत खल्क के लिए मामला चल रहा है। सर उसको किस किस प्रोसेस से गुज़र कर, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी आंखों में मोतिया है, तो अब वो ऑपरेशन तक पहुँचना है, तो उसको किस किस ऑफिस से गुज़रना पड़ेगा? और उसके साथ सर मेरा ये पूछना है कि वो बिल्कुल ही फ्री है, या उसको जब उसकी आंखों का ऑपरेशन होना है तो उसको कोई अमाउंट देना पड़ेगी? अगर देना पड़ेगी तो कितनी है? कोई बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उसके मुकाबले में कम लेते हैं, तो इसका नाम वेलफेयर है या टोटली ही फ्री है? ठीक है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना जी, क्योंकि अभी एक नल जगह हो गई, तो 500 सुबह, 5, 550 शाम को 4, 450, यानी मोर देन 1000 पेशेंट जो है वो डेली आ रहे हैं। ठीक हो गया, और संडे के अलावा। जी। और इसमें सिंगल पेनी भी किसी को नहीं देनी पड़ती, कोई एक पैसा भी नहीं देता, कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप क्यू में आएंगे, साथ हमने प्लाट लिया हुआ है, सब लोग उधर बैठे होते हैं, उनको पहले टोकन दे देते हैं। ठीक हो गया, ताकि ये अपनी क्यू के साथ बारी पर जाए, क्योंकि पाकिस्तान कौम जो है सबसे आखिर पे आया होता है, सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा है, मैं सुबह का आकर बैठा हूँ। जी। तो हमारी 10 बजे पर्ची जो है ना क्लोज हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा लेंगे 10 बजे तक 500 लोग जो है ना, 6 बजे हमारे आने से पहले 7 बजे शुरू होना है, 6 बजे लोग आकर बैठे होते हैं। ठीक है, तो इनसे हम एक टेडी पैसा भी नहीं लेते, बिल्कुल आउटडोर जो है फ्री है। जैसे ही आप पर्ची लेंगे, आगे फिर एक नंबरिंग चल रही है, उसके मुताबिक जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आप जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा चाहे कितना भी वीआईपी हो, वो नहीं हो सकता कि वो अंदर चला जाए अपने नंबर के बगैर। अगर वहाँ पर 120 चल रहा है नंबर, मेरा 130 है, तो मैं नहीं जा सकता, चाहे मैं प्रेसिडेंट हूँ या मेरे घर से कोई आ जाए, उनको अपना वेट करना पड़ेगा अपनी क्यू का। और जैसे ही रूम नंबर 2 में जाएंगे, फिर वहाँ पे कंप्यूटर बैठी हुई हैं, ऑप्टोमिस्ट कंप्यूटर पे उनका नंबर चेक करेंगे ऐनक का। आगे फिर एयर पफ टोनोमीटर है, जो यहाँ पर है ही नहीं इस इलाके में, बहुत कम है। उससे काला मोतिया करने एयर पफ है, वो प्रेशर आता है, उससे वो रीड कर लेता है कि इसका काला मोतिया जो है ना, उसका प्रेशर, हमारी आँख है, देखो मुझे बार बार ब्लिंक करना पड़ रहा है, वो प्रेशर की वजह से मैं कर रहा हूँ। तो जितना प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, मेरी आंखें खुली की खुली, वॉमिटिंग, पेन, सारा कुछ, तो उसको वेरी इनिशियल स्टेज पे हम ना उसका प्रेशर देख लेते हैं, 10 और 20 के दरमियान है, किसी को 40, 50, 60, 70 तक भी है। तो वो फिर डॉक्टर के पास जैसे ही वो जाती है स्लिप, वो देखता है कि इसका प्रेशर आंख का बढ़ा हुआ है,
आईओपी होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, तो फिर डॉक्टर के पास एक टोनोमीटर होता है, वो एक गोल्डन स्टैंडर्ड, उसके साथ वो डॉक्टर उसको साथ टच करके ना, पहले एल्केन डालते हैं ताकि थोड़ा सा सुन्न हो जाए, तो उसको टच करते हैं तो वो प्रेशर बता देते हैं कि इसका कितना है, तो उस हिसाब से फिर उसकी आगे ट्रीटमेंट काले मोतिये की भी शुरू हो जाती है। तो आप फरमा रहे थे मोतिये का जो है, ये जैसे यहाँ से चेक कराया, आगे ऑप्टोमीटर्स बैठे हैं जो उनका विजन देख रहे हैं, ABC पढ़ा कर इनकी 6 है, 618 है, 636 कितनी है इसकी नज़र जो है, उसके हिसाब से वो देख के जो आगे स्पेशलिटी बैठे हैं ना, मोर तो हमारे पास सारे प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट है, MO हमारे पास कोई नहीं है। ठीक हो गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में जाए तो पहले MO चेक करेगा, फिर कंसल्टेंट, फिर प्रोफेसर तक अगर जरूरत है। हमारे डायरेक्ट प्रोफेसर जो है ना, उसी ने चेक करनी, उसकी स्टैंप लग गई है, वो जिम्मेदार है उस बंदे का, सर्जरी भी उसी ने करनी, कोई और नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अभी उसने जिसकी स्पेशलिटी है, 8 कमरों में 8 डॉक्टर बैठे हुए हैं, 15-16 डॉक्टर हैं हमारे, सुबह और शाम के 2-3 जो भी एक वक्त ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने वहाँ से गुजर कर आए तो उन्होंने लिख दिया जी आपका मोतिया है। ठीक है। तो मोतिये का फिर एडमिन ऑफिस में आएंगे, वो उसको लिख देंगे जी कि ये आपका ख़र्चा जो है ना इसका, ये 6,000 है, कैटरेक्ट जो है मोतिया, और फैको से हम करते हैं, लेज़र से, टांके कोई नहीं लगते इसमें, 15 साल से हम बगैर टांकों का, और लाहौर में अभी भी कई डॉक्टर जो हैं वो टांकों वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। हम स्टिचलेस जो है ना, हमारी मशीनरी जो है ना, उसका बहुत कमाल है कि वो बड़ी ज़बरदस्त है कि वो जिस तरह ये जीप होती है ना 4 व्हील, कहीं ना कहीं उन्हें पहाड़ी पे चढ़ जाना ना, इस तरह हमारे वो जो फैको की मशीन है ना, वो फैको 1, फैको 2, फैको 3, यहाँ नहीं तो यहाँ उसने अंदर जो मोतिया मैच्योर हो गया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको वो एक्सट्रैक्ट करके पिघला के एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसको, तो वो टांकों वाला ऑपरेशन जो है ना वो फिर नहीं होगा। लोगों के पास दूसरी मशीनें वो उसको पिघला नहीं पाती, तो फिर उसके लिए उन्हें कट देकर वो पहला लेंस निकालना पड़ता है। ठीक हो गया। तो उसको बता देते कि ये 6,000 का खर्चा है, और बाहर ये 30-32 हज़ार का है, क्योंकि हमने प्रॉफिट नहीं लेना, कुछ कमाना नहीं, अर्न नहीं करना है। तो वो कहते नहीं मेरे पास तो है नहीं, या एक बंदा कहता है कि नहीं जी मैं इसमें आप मुझे डिस्काउंट कर दें। हम कहते हैं कितना कराना है डिस्काउंट, बोलो जी जो हमें डोनेशन आया होता है उसमें से हम उसको कर देते हैं। एक बंदा कहता है 20% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम ये बाहर महंगा है, या मशीनरी डॉक्टर अच्छे हैं, हम आपको ये 6,000 दे देते हैं। एक 15,000 का जो बाहर 50-55 का होता है, जर्मन का लेंस है, तो वो कहते हैं ठीक है मैं 15,000 दे देता हूँ। ये 6 वाला कहता है मैं 6,000 दे देता हूँ क्योंकि मैं डिज़र्व नहीं करता। ये लो अगले 20% वो कहते हैं नहीं जी कम कर दें, 2,000 कम को 3 को, मैं जितने कहते हैं ना, जो कहते हैं ना 1,000-2,000 है मेरे पास, हम कहते हैं फिर ये फार्म लें आप, ये किसी भी दुकानदार से, प्रोफेसर, डॉक्टर, टीचर, स्टैंप लगा लो कि वाकई आप मुझसे को 1 विंडो ऑपरेशन है। वो बंदा जाएगा आपसे स्टैंप लगाएगा, आकर उस कागज़ जमा करा के ऑपरेट करा लेगा। हमारे पास फाइल बाद में आएगी, ताकि ये ना रोज़ मैं अभी नहीं हूँ तो बाहर बैठा हुआ है बंदा, वो नहीं है। 1 विंडो ऑपरेशन अस्पताल के अंदर, जैसे ही आप एंटर हो वहाँ से फ्री फॉर्म लें, टेस्ट करा के उन्हीं को लाकर उनसे टाइम ले लें और अपना काम करवाएं। और माशाल्लाह सर, जिस तरीके से आपने ये खूबसूरत मंजरनामा पेश किया है, मैं तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन यकीनी तौर पर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि मैं तो यहाँ बैठे ही दारुल एहसान की पूरी सैर जो है वो कर चुका हूँ और पूरा मंजरनामा जान चुका हूँ। सर मैं सनाउल्लाह साहब से मज़ीद सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। सर मैं आपसे इस सिलसिले में एक सवाल पूछना चाहूँगा। यकीनी तौर पर कभी अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन का जो खूबसूरत ये हॉस्पिटल है वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, तो आपका ज़ाती तजर्बा क्या वाकई ऐसे है जैसे सनाउल्लाह खान काकड़ साहब बयान कर रहे हैं? उसमें ये अगर इस हवाले से मैं सिर्फ शेयर करूं, मैंने अपने बेटे का वाक़या भी पहले सुनाया जब मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, और इसके अलावा जितने भी यानी आप देखें कॉलेज के गार्ड्स, ड्राइवर, जब भी ऐसा कोई तबका कहीं जाना चाहता है ना बताता है, तो यकीन जाने ये नहीं कि ये सामने बैठे हैं, वहाँ किसी भी आप वर्कर से, किसी भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप ये रिक्वेस्ट कर दें कि ये फ़लाँ डिज़र्विंग केस है, आना चाहता है, यकीन जाने कभी दूसरी कॉल ये भी नहीं आती। इवन वो मुझे कहेंगे इसका नाम भेज दें। फिर अंकल इकराम का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला गरी की रहमत करे, वो क्या करते थे मैं भूल गया हूँ, उन्होंने मुझे फिर रात याद करवाना है कि आपने मुझे नाम नहीं भेजा जो आपने भेजा था कि मेरा ड्राइवर आएगा या गार्ड आएगा। फिर उसका फ़ौरन नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा जी इतने टाइम पर इतने बजे इसका नंबर आएगा, आप भिजवा दें। फिर उसका जाकर इतना अच्छा ट्रीटमेंट हर ख़ास और आम एक पिराए में,
असल चीज़ ये है कि किसी गरीब को ये फील ना हो कि मुझे शायद ज़कात में से, डोनेशन में से तो फ्री करा रहे हैं, बंदा भर के बंदा कि नहीं बंदा इंतज़ार कर रही है, या जिसने पैसे ज़्यादा देने वो पहले आ जाए, ऐसा नहीं है। यानी ये तो विटनेस मैं अपने जानने वालों में मैं बता रहा हूँ कि जो हालिया दिनों में भी, और जहाँ जहाँ जिसको इशू आता है कि वो लेंस के नहीं पेमेंट दे सकते, यकीन जाने वो बिल्कुल ऐसा ही है कि मुकम्मल वो फ्री इलाज होता है। तो ये थोड़ी बात है कि आप देखें कि इतने ना सिर्फ लाहौर में बल्कि गाँव में भी जहाँ गरीब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था ऑपरेट करवाने का, तो वो एक काम, एक नेकी, आंखों का जो नूर है वो अल-एहसान इस हवाले से कर रहा है। तो मैं इसी दौरान पूछना भी चाहूँगा कि इसमें जो बच्चों में अमूमन पैदाइशी भेंगापन आता है, तो ये जो भेंगापन है, क्या इसका भी इलाज मुमकिन है और अल-एहसान में हो रहा है इसका? जी, हमारे पास ये स्पेशलिटी है। 2 प्रोफेसर हैं हमारे पास जो इसका इलाज करते हैं। इसे स्क्विंट कहते हैं, तो टेरेपन का। तो ये जितनी जल्दी हो वालिदैन को चाहिए कि उसको ना डॉक्टर को दिखा दें। हम इग्नोर कर देते हैं, यार कोई बात नहीं करवा लेंगे। उससे जितनी देर वो उस आँख से सही तरह वो देख नहीं पाएगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आँख जो है ना वो देखना भूल जाएगी। तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे ये करवा दें तो डॉक्टर उसको बता देगा कि कब सही टाइम आएगा वक्त पे, कि कब अभी करना है या 2-4-6 में हम बाद करना है, या इसकी उम्र इतनी हो जाए तो फिर उसकी सर्जरी जो है ना, कई दफ़ा तो एक सर्जरी में ही हो जाता है, कई दफ़ा 2 दफ़ा भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो मसल होते हैं ना, ये अगर आप यहाँ पर पेन रखें तो मैं इसको देखूँ तो दोनों आई बाल मेरे दरमियान में होने चाहिए। अगर एक इधर को जा रहा है या इधर को, तो उसके मसल जो है ना उसको उन्होंने फिर सेंट्रलाइज करना होता है। तो अंदर से सर्जरी बाहर से नहीं नज़र नहीं आती, तो उसको ऑपरेट करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौजूद है। बिल्कुल हमारे अस्पताल में जो सर्जरी भी पाकिस्तान के किसी अच्छे अस्पताल में होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना यहाँ पर हो रही है। सर, मैं चाहूँगा कि तफसीली जो शोबाजात हैं अल-एहसान के, उनका तज़किरा आप ज़रूर कीजिए। एक तो इसकी शाखों का ज़िक्र कीजिए, और एक ये ज़िक्र कि यहाँ पर शोबाजात कौन कौन से हैं। डेफिनेटली एक तो आई है, अब आई में भी फिर कई आगे और शोबाजात हैं। इसी तरीके से क्या और भी कोई मेडिकल फ़ील्ड की जितनी भी फ़ील्ड यहाँ दिखाई जाती हैं वो कौन कौन सी? और इसी में साथ मैं क्वेश्चन ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो आई ट्रांसप्लांटेशन का होता है, कि जिस तरह लोग कहते हैं जी मेरे मरने के बाद आंखें अतिया कर दी जाएं, उसके लिए क्या कोई सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, या अल-एहसान ने इस हवाले से कोई वर्किंग की, जैसे श्रीलंका में अमूमन है, या मुख्तलिफ लोग कह भी देते, पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जो कहते हैं जी मेरे मरने के बाद आंखें अतिया कर दी हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है कि कितनी देर तक वो डोनेट की जा सकती हैं? इसमें ऐसा है जी कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि आई का तो हमारा सारा हो रहा है, तो इसमें डायग्नोस्टिक में जो है वो हर किस्म की मशीनरी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसमें एक तो नंबर निकालना होता है, बायोमेट्री होती है लेंस की, ये होता है कि आई को वो टच करके तो फिर निकालते हैं। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे चल रहा है, लेकिन बहुत कम अदारे हैं प्राइवेटली जिसमें एक IOL मास्टर होता है, उसके साथ आप बस चिन्ह रखें तो ऑटोमेटिक आपका ना किसी चीज़ को देखा, मैंने आई ड्रॉप भी डालना हो तो मैं ऐसे ऐसे ब्लिंक करूँगा कि यार लग ना जाए। जी। तो इस तरह जब वो प्रोब उसके ऊपर रखते हैं तो पेशेंट डर रहा होता है, उससे प्रेशर, उसका आंख का फ़र्क, नंबर का भी फ़र्क आ जाता है। उसमें फिर जो बायोमेट्री कर रहे हैं ज़्यादा दबा दें या कम दबाई तो भी नंबर, क्योंकि अगर आप मोतिये का ऑपरेशन करा रहे हैं और उसके बाद सफ़ेद मोतिये का, उसके बाद दूर के लिए ऐनक नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐनक लग रही है तो इट मीन्स कि आपके बायोमेट्री जो है वो ठीक नहीं हुई, उसका नंबर सही नहीं दिया आपको, तो जो नंबर निकालेंगे वही लेंस लगेगा। तो हमारे पास जो IOL मास्टर है उसमें आंख पे प्रेशर कोई नहीं आता, आपने चिन्ह रखी, उसने ऑटोमेटिक दोनों आंखों का नंबर निकाल के लो, 5-6 कंपनी के ऊपर नाम आ जाएगा, किस कंपनी का लेंस डालना है तो ये नंबर है, इसका 18 नंबर है, इसका 18.5 है, ये डालना तो 19 है, उसका वो कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एंजियोग्राफी है, FFA कहते हैं, फ्लोरोसिन फंडस एंजियोग्राफी। जिस तरह दिल की एंजियोग्राफी होती है, इसी तरह वही उसमें इंजेक्शन जो है, डाई जो है वही लगती है, 15 मिनट तक वो आंख में पहुंचती है। उसके बाद फिर वो मशीन पे उसकी फ़ोटो बनती है कंट्रास्ट पे, तो उसकी CD बनती है। फिर डॉक्टर देखता है कि आंख में लीकेज कहाँ से हो रही है, शुगर की ज़्यादती की वजह से या ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से, तो उसमें ब्लड भी, वाटर जो भी है वो लीकेज हो रही है, उससे वो पता चलता है। तो फिर ऑपरेट करने के बगैर ही वो लेज़र है हमारे पास, वो लेज़र से डॉक्टर साहब उसको जो है ना उसकी वो ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह फिर काले मोतिये के जो हैं उसके लिए विजुअल फील्ड है, ठीक है, तो वो भी हम कर रहे हैं। ये सारे गरीबों के लिए जो है उनके फ्री है, बाकी थोड़े 1000-1500 हमने रखे होते हैं। तो उसमें विजुअल फील्ड में बताते हैं कि ये काले मोतिये की अगर मेरी ये आँख है ना, मुझे सेंटर विजन अगर मैं लूज़ कर बैठा हूँ ना, तो मुझे ऐसे करके फिर दिखना पड़ेगा सामने के लिए। जी। ठीक है, तो वो मशीन में बता देते हैं, डॉट आ जाते हैं।
उसके अंदर अंधेरे में वो सारा टेस्ट होता है। जॉयस्टिक आपके पास होती है, आपने जैसे ही उसमें एक स्टार नज़र आएगा, लेफ़्ट राइट अप डाउन, जैसे आप देखें उसको क्लिक करना है आपने। जहाँ आप क्लिक नहीं करते कंप्यूटर समझ जाता है कि इसको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा हो, ठीक है, ये यहाँ पर अपनी विजन लूज़ कर बैठे हैं, वो उसका प्रिंट निकलता है तो डॉक्टर को उससे पता चल जाता है। और इसके अलावा अभी जो हम लेकर आए हैं एक और है, वो है क्या नाम, OCT है, दुनिया की जो बेहतरीन इस वक्त जो है ना, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। उस पर ऐसा स्कैन है कि वो 3D पे हमारे कॉर्निया की जो लेयर हैं 5 हैं, फिर रेटिना की 10 हैं, फिर मैकुला है, ऑप्टिक नर्व है, हर चीज़ को वो घुमा के ना 3D पे दिखा देता है कि जी ये बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट जो है ना। पीछे भी 1 महीना पहले खतून आई तो उसका वो टेस्ट किया तो कहती ये तो मैंने 2 महीने पहले अमेरिका में भी करवाई थी। यानी वो 1.5-2 करोड़ की मशीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीनी के हवाले से हमने बहुत अच्छी जो है ना हमारे पास वो सारी कलेक्शन है। और इसके अलावा जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है, 80 से 90 ऑपरेशन रोज़ाना हमारे हो रहे हैं। इतने किसी गवर्नमेंट सेट में जिसमें का अरबों का बजट है, तो जैसा प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इनका उस वक्त 12 करोड़ बजट था और अब हमारा 24 करोड़ हो गया, 23 करोड़ कुछ है बजट, ठीक है ना। और इसमें 1.5-2 करोड़ हर महीने का हमारा खर्चा है। मोर देन 70 लाख जो है हमारे वॉलंटियर कोई सैलरी नहीं ले रहे, लेकिन डॉक्टर किसी के 4 लाख, किसी के 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख स्टार्ट, उसके बाद उनका शेयर है, ठीक है। और इनका वो बाकायदा हम टैक्स वगैरह काट के गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। तो इस तरह 70 लाख तो हर महीने हमें इनकी सैलरी का मैच चाहिए। 15-20 लाख के लेंसेज हैं, उसके बाद 4-5 लाख रुपये जनरेटर का आ रहा है, और बिजली का आ रहा है, फिर जनरेटर का है, ठीक है। इस तरह और चीज़ें कोई ना कोई ख़राब होती रहती हैं। इसी से रेलेवेंट ही मेरा आपसे सवाल है कि साहब ज़ाहिर है ये अखराजात तो होते हैं, जज्बा तो हर बंदे में होता है कि जी मैं ये काम करूं, लेकिन साहब ज़ाहिर उसके पास वसाइल नहीं होते। आपने कदम उठाया, हिम्मत की, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, सिलसिला चल पड़ा। अब सर इसकी जो फंडिंग है वो किस तरीके से की जाती है, उसको कैसे जनरेट किया जाता है? एक तो सोर्स वो है, डेफिनेटली बहुत सारे अखराजात वो जो 6,000 या जो लोग दे सकते हैं थोड़े बहुत, उससे भी पूरे होते होंगे बहुत सारे, लेकिन उसके अलावा अब करोड़ों की मशीनरी है जो इंटरनेशनली इदारों के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारों में भी कम पाई जाती है। वो आई है सर, टीचर्स आप डॉक्टर्स को तनख्वाहें दे रहे हैं, तो एनुअली क्या कोई मतलब किस तरीके से प्लान करते हैं? क्या मुल्क के अंदर करते हैं या मुल्क से बाहर भी इसकी एक्टिविटीज़ होती है? इसमें ऐसा है कि तकरीबन जो पेशेंट्स आते हैं ना 30 to 35% जो है ना वो इनसे आ जाता है, वो लोग दे देते हैं। बाकी जो है हमारे डोनर्स हैं, हम फॉरेन फंडिंग हमारी कोई नहीं है, हम पाकिस्तान पे यहीं डिपेंड करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। मेरे मतलब 11 बंदों की कमेटी है हमारी एग्जेक्टिव। एक बंदे का आज़म मार्केट में बिज़नेस है, किसी का बदामी बाग में है, किसी का ब्रांतो रोड पे है, किसी का मैकुलर रोड पे है। ये वहाँ की उनको लोगों को जो कारोबारी है, क्योंकि कारोबारी बंदा पैसा देना चाहता है, अल्लाह ने जितना उसका दिया है, गलत तरीके से हो या सही तरीके से हो, वो अपने दिल को मुतमिन करने के लिए उसको मज़ीद पाक करना चाहता है, ठीक है ना। तो वो देखता है कि जगह कौन सी अच्छी है, जगह अच्छी हो, लोग देने को तैयार हैं। आपको पता है कि लोग खा पी जाते हैं, इससे लोगों का इत्मीनान जो है वो नहीं होता। तो जब लोग यहाँ आकर देखते हैं कि ये छोटा सा काम था, बढ़ता बढ़ता यहाँ पहुँच गया है, इसका मतलब, तो फिर वो हमें अब ऑटोमेटिकली जो है ना वो लोग हमें डोनेशन। इसके लिए सर फिर कोई एनुअली डिनर प्लान किए जाते हैं? जी, एनुअली डिनर होता है, और साथ साथ जो उससे पहले देना चाहें, किसी के पास है वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ये ऑनलाइन हम आपको सर इतना बड़ा इदारा हुकूमती सपोर्ट के बगैर तो नहीं चल सकता, हुकूमत सपोर्ट तो करती होगी सर। हुकूमत तंग करती है, हुकूमत अच्छा, सपोर्ट नहीं करती। ठीक हो इसी गया। दौरान ये भी चीज़ है कि क्या ये चैरिटी जो हमारे इदारे हैं इनको भी FBR की तरफ से कोई माफ़ी नहीं है टैक्सेस में? नहीं, हम टैक्सेस दे रहे हैं सारे, जितने इसमें कोई जो है, हालांकि जो वेलफेयर के इदारे हैं तो उनको तो कम से कम टैक्सेस वेव ऑफ होने चाहिए। वो हम कोई भी मशीन खरीदते हैं, जहाँ से खरीदेंगे उसका 17 या 20% जो है जी आप सेल टैक्स में नहीं है, ये जमा कराएं। वही हम, गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि ये अदारे जो हैं उनका काम आसान कर रहे हैं, ये काम तो स्टेट का है ना, एजुकेशन और हेल्थ जो है, हमारा काम तो नहीं है। आर्टिकल 38 कहता है कि आपने ये सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन वो करते नहीं, जो कर रहे हैं उनको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे। जी सर, मैं सर इसी में 2-3 आखिर में ना छोटे छोटे सवालात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा ताकि हम अपने वक्त के अंदर रहते हुए नाजरीन तक बात को पहुँचा सकें। साहब ज़ाहिर है सर अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो सर किन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया जिसकी वजह से ये पूरी एक दुनिया कायम हो गई? साथी तो बहुत से हैं जी जी, उनको नाम लूं, किसी का रह गया तो जी, जो जिन्होंने कुलीदी किरदार अदा किया।
इसमें देखिए मेरा छोटा भाई करामुल्ला खान जो है शुरू से वेरी फर्स्ट डे से मेरे साथ है। हर 3 साल बाद हमारा इलेक्शन होता है, उसमें मुख्तलिफ लोग इलेक्ट होते रहते हैं। तो वो सेक्रेटरी इतलात हैं। और फिर हम पूरे पंजाब में आई कैंप लगाते हैं। वो कैंप इंचार्ज था। ये 18 फरवरी को पिछले साल इसी साल में वो चीचा वतनी, यानी वो भी खिदमत करते करते अपनी जान दी उसने भी अल्लाह की राह में, ठीक है ना। वो भी कोरोना का अगर शिकार हुआ है, उस हालात थे इस तरह के। तो हमारा वहाँ पर कैंप था चीचा वतनी में, और वापसी में हड़प्पा है साहिवाल के नज़दीक, वहाँ हमारी गाड़ियाँ पहुँची। तो वहाँ पर एक गाड़ी ख़राब हो गई, उसमें हमारी कुछ फ़ीमेल जो कंप्यूटर को ऑटो रैफ होता है उसको आगे पीछे ऐनक का नंबर चेक करने वाली ना, वो ऑपरेट करती थी। तो गाड़ी ये इंचार्ज थे, इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ। आके ये आगे निकल गए होते, वापस आए। आकर इन्होंने वो देखा तो कोई पुर्जा ख़राब था, मैकेनिक को बुलाया, तो उसके लिए वो साहिवाल गए लेने, कोई 2-2.5 घंटे वहीं लग गए। तो उनको फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें बच्चियों के, कहा मेरी गाड़ी, इस गाड़ी में आ जाओ आप, हम 4-5 लोग बाहर आ जाते हैं। उसने अपनी एक को जैकेट भी उतार के दे दी कि आपको सर्दी बेटा ज़्यादा लग रही है, आप ये मेरी वेस्ट कोट पहन लो। तो 3-4 घंटे लगे, लेकिन वो पुर्जा नहीं मिला, रात हो गई थी। इन्होंने फिर दूसरी गाड़ी के पीछे उसको बांध कर वो लाहौर तक लेकर आए। और जब इतनी धुंध थी कि 0 मीटर विजिबिलिटी थी, ये हाथ भी नज़र नहीं आता था, आस्ता आस्ता पहले दूसरे गेयर में वो लाहौर है। सुबह जब पहुँचे तो आते उसने बेगम ने कहा था मुझे सर्दी लग रही है। उन्होंने कहा कंबल एक और गर्म पानी, पैनाडोल, सुबह ठीक हो गया। अगले दिन फिर ऐसे ही हो गया, फिर वो टेस्ट कराया तो उसने कहा जी हल्का सा टाइफाइड है, इससे ना ये मेडिसिन लें, 3 दिन में ठीक भी हो गया। अगले दिन फिर वो कैंप था, कहता मैंने जाना। मैं कि तूने नहीं जाना, घर पे ही रहो, मैं जाता हूँ इस दफ़ा, हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ। मैं उसके बेटे हम शाहकोट में था कैंप, वहाँ पर गए, शाम को आए, बाकी साथी उसकी खबर लेने गए, मेरी बहनें सर। तो मैंने भी फ़ोन किया, मैं कहा कराम क्या हाल है आपका? कहता भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहा यार सही बता, नहीं तो मैं नहीं आप थके होंगे कैंप से, मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहा यार ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दूँ मैं आपको, मैंने कल भी पूछा था। कहता भाई मेरा सांस का तो मसला ही कोई नहीं है, तो आप ठीक है आप कल आ जाइएगा। कल क्या आना, तो सुबह 5 बजे उसका फ़ोन आ गया, तबीयत ख़राब हो गई। बेटा मेरा गाड़ी लेकर जल्दी से गया, उसको अस्पताल, रास्ते में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस तरह एक हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब वो भी फ़ौत हो गए थे। हमारे सरपरस्त थे बड़े अच्छे, अफजल कुरैशी थे, असलम कुरैशी थे, ठीक है। इस तरह फिर हमारे सनाउल्लाह मुगल से जनरल सेक्रेटरी, वो भी टीम का हिस्सा थे, सईद साहब हैं, शफाक साहब, उनके हाफिज़ अतीक हैं। इस तरह ना खूबसूरत गुलदस्ते की वजह से ये सब कुछ ये पूरा क्लस्टर जो है ना जी। सर इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं इस हवाले से? इन फ्यूचर ये है इसी को ही कंटिन्यू रखना है या कुछ और? जी हम आई ही में काम करेंगे, और इसके लिए हमने एक जगह जो है वो ख़रीदी है 12 कनाल की, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि 1000 के बाद 10 बजे पर्ची बंद हुई तो लोग नाराज़ हो रहे होते हैं हमसे, तो हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। फिर हमने अपने डोनर से गुजारिश की, उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ तावन करते हैं। किसी ने 1 कनाल, किसी ने 2, किसी ने 4, इस तरह 12 कनाल नहर के ऊपर ही आगे जलो से पहले ना, यू टर्न से रहमान गार्डन के साथ, वहाँ पर हमने जगह ले ली है। तो अभी वो LDA में नक्शा पास होने के लिए गया हुआ है, जैसे ही आ जाता है तो इंशाल्लाह हम वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। फिर 2-2.5 हज़ार भी पेशेंट आएंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और उसमें फिर ये पोस्ट ग्रेजुएशन का हम करेंगे, स्पेशलाइजेशन, पाकिस्तान की हाईएस्ट जो डिग्री है, 4 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर साहब हमारे पास करेंगे, हम उनको पैसे भी देंगे, सिखाएंगे भी, और 4 साल बाद वो कराची जाके एग्ज़ाम देंगे, अल्लाह उनको काम करते हैं। मैं इख्तिताम पर फिर डॉक्टर साहब की तरफ। अच्छा, इख्तिताम से पहले मैं एक छोटा सा इनका सवाल था जो मैं जवाब नहीं दे सका, कि आपने फरमाया था कि कॉर्निया के बारे में ना, लोग कहते हैं डोनेट करते हैं कि जो मेरी आंखें अतिया कर दी जाएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम 445 कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर चुके हैं लोगों को। बाहर 8-9 लाख रुपए एक कॉर्निया के लेते हैं, जो अमेरिका के हैं। जो श्रीलंका का है वो 1.5-2.5 लाख में भी हो जाता है, लेकिन वो बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो अमेरिका का है ना, वो लोग बड़े कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के बारे में, हमारी तरह नहीं है। मैं अस्पताल में यहाँ अच्छा कल चेक करा लाऊंगा, परसों, वो नहीं, पीरियडिकली वो चेक कराते रहते हैं। उनके जो कॉर्निया ना, हमारे डॉक्टर जब ट्रांसप्लांट करते हैं ना, ये पिछले हफ्ते भी 3 आए हुए थे, वो डॉक्टर इतना खुश होते हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी उसमें नज़र आती है कि देख लगाते लगाते ही वो बिल्कुल हो ना, अगले दिन उसकी बड़ी अच्छी तरह वो बंदा देख रहा होता है। लेकिन जो श्रीलंका से है ना, वो इतने अच्छे नहीं है, वो जिस तरह हम हैं इंडिया पाकिस्तानी, वो इस तरह है। तो यहाँ पर जो है $300 का मिलता है हमें श्रीलंका का, वो कि $2000 का, वो महंगा है जो अमेरिका से आते हैं। तो इस तरह हमें तो चाहिए कि ये जो हमने डोनेट करना है आफ्टर डेथ करना है, लेकिन उलमाए कराम जो है ना वो हमारे आड़े आ जाते हैं
तो उलमाए किराम फरमाते हैं जी कि नहीं, आप बॉडी की कोई चीज़, बॉडी ऑर्गन जो है वो किसी को नहीं दे सकते। तो एक हज़रत साहब एक दफ़ा आए, उन्होंने दाढ़ निकलवानी, तो मैं कहा सर जी ये की करो, अभी तो बॉडी ऑर्गन है ना थोड़ी दाढ़, अल्लाह उनकी जवाब हो गया था। इस तरह के बुज़ुर्ग आए हुए थे, तो उनकी टांग जो शुगर की थी ना वो कटी हुई थी, वो इलाज कराने आए। तो उनसे मैं, वो भी शेखुल हदीस थे, मैंने पूछा जी ये आप बताएं, फरमाएं कि ये, वो कहते जी नहीं हो सकता है ये तो आपने, तो मैं कहा आपकी ये बॉडी भी तो टांग नहीं है आपकी, इसका क्या करेंगे? ये आप सारों का साथ तो नहीं रखते, यहाँ तो साथ रखें ना, जब वक्त आ जाए तो बंदा साथ ही उसको भी दफना दे, ठीक है ना। तो मैं कहा जी आँख तो इस तरह है, ये मरने के बाद है। अगर मैं अभी, मेरे भाई को दिल का मसला है, मैं कहूँ यार इसको मेरा दिल लगा दो, ये तो खुदकशी है, ये तो गुनाह है, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर मेरी कोई चीज़ किसी के काम आ सकती है तो जायज़ है और इजाज़त वो जायज़ है। ये बताइए कितनी देर में वो डोनेट की जा सकती है, उसके लिए क्या टाइम फ्रेम होता है आफ्टर डेथ? 6 घंटे जो है ना बेहतरीन, उसके अंदर ना जितना लेट करते जाएंगे उसके सेल जो है ना वो वीक होते जाएंगे, फिर उसका लगाना ना लगाना। तो वो उसके बाद वो कारामद भी एक लंबे अरसे तक रहती है। हाँ, वो अगर उसको जिस तरह आम आँखें हैं आपकी, लेकिन ऐसे ही ना कि जैसे आपने किडनी कई दफ़ा बंदा ट्रांसप्लांट करता है तो बॉडी रिजेक्ट भी कर देती है, टिश्यू रिजेक्ट भी होता है, लेकिन एक दफ़ा वो चल जाए तो चलते भी रहते हैं। इस तरह आँख अगर आपने उसकी हिफाजत करते रहें, एक बंदा तो जाके बाद में फिर अपना काम, वो तंदूर में रोटियां लगा रहा है, तो उसकी हीट से, स्मोक से फिर वो ख़राब हो गई, तो उसकी अगर आप केयर करेंगे तो आपके साथ चलते रहेंगे। अभी देखे ना, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने डोनेट किया है, कोई नहीं बोला, उसी वक्त उनकी अगले दिन ही वो ना इधर से निकाली लगा दी। हम भी चाहते हैं, और हमारे पास मोर देन 50 लोगों ने आपने कराई हुई है। हमारा भी आई बैंक है, अल-एहसान आई बैंक, तो उन्होंने नाम हमें लिखाए हुए हैं, कार्ड फिल किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह उनको सेहत दे, अभी उनमें से कोई हुआ नहीं है, 3-4 साल से बने हैं। तो मैंने अपनी, मेरी फैमिली ने, सब ने, हमने रजिस्टर्ड हैं कि जो हमारे फौत होने के बाद हमारी आंखें किसी को लगा दें, जिसकी अगर किसी की दुनिया रोशन हो जाती तो इससे बड़ा क्या है। वैसे भी तो ये चूंटियों ने, कीड़ा मकोड़ों ने खा जाना ना जी कब्र में। अच्छा, इसी तरह जो था हम आपको मजबूत करेंगे आपके भाइयों से। अंकल इकराम के जाने के बाद क्या चीज़ है जो आप महसूस करते हैं कि यानी कि जो फैक्टर, एक जो कमी स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के जो पीआर थी, मैं ये समझता हूँ कि इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी होने के नाते बड़ी ज़बरदस्त पीआर, हर एक को लूप में रखना और हर एक को बड़ी मेहमान नवाजी से डील करना, वो आप क्या महसूस करते हैं कि उनके जाने के बाद कैसा खला जो अल-एहसान में आया है? अल्लाह अकबर जी, खला तो वाकई बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे, हर वक्त आए गए, काम से फ़ारुग हुए थे इधर, तो जितने भी डोनर्स थे उनके राब्ते में होते थे। अभी वो सारे काम हमें करने पड़े हैं, या जो नया सेक्रेटरी तलात आया उसको आस्ता आस्ता वो अभी ट्रेंड होगा, उसके जाने से हमें बहुत फ़र्क पड़ा। मीटिंग्स होती थी जितनी भी, कहीं भी, चाहे वो पीसी में हमारा हो या हमारी जनरल कौंसिल की हो, रोज़ाना मैसेज पे फ़ोन, ये वो, यानी हर बंदे को 100% उसने लाजमी होती थी कि लो, अभी इतनी नहीं हो रही कि लोगों को बुलाते हैं, उनके काम होते हैं, लोगों को फ़ोन कर करके वो ना लोगों को बुला लेता था। ये तो अस्पताल की बात है ना, मैं बाहर की बात बताता हूँ कि लोग उसको फ़ोन करते थे, यार इकराम वो थाने का ये काम है, कहते अच्छा तो मैं आता हूँ, वो वहाँ पहुँच के इंतज़ार कर रहा होता है, फ़ोन कर रहे यार आए नहीं तुम, अभी मैं थाने पर पहुँच गया हूँ। लोगों से एक बंदे ने फ़ोन कर लेना, उसने 6 फ़ोन करने, हाँ भी क्या हो बना, कहाँ हो, कहाँ, बहुत उसमें दिलचस्पी लेते थे बहुत हर बंदे के मिलनसार, साथ। और स्पेशली गरीबों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना, मेहमान नवाजी में कोई नेमुल बदल नहीं था कि कोई मेहमान अगर आ गया तो उसको इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल और इतनी रिस्पेक्ट और ऑनर कि जो ड्यू रिस्पेक्ट थी वो देते थे। फिर इसी तरह कोई भी अगर इस हवाले से कोई नहीं भी इतना करीब, अगर आप ही ने भेज दिया है ना, तो उसको वो रिस्पेक्ट देनी कि वो आपको नहीं बताना पड़ेगा, वो खुद जाके बताएगा जी मुझे क्या ऑनर दी गई। फिर इसी तरह आपकी गैर मौजूदगी में भी मेहमानों को इतना अच्छा नीचे डील करना, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अल-एहसान के लिए खिलाफ। फिर जब भी कोई इवेंट हम देखते थे उसको ऑर्गेनाइज़ करना कॉन्टैक्ट के थ्रू और फिज़िकली एफर्ट से, ये मैं बड़ी उनकी भागदौड़ देखता था। तो अल-एहसान में उनके मुतबादल उतना कोई एक्टिव मेंबर उतना नज़र नहीं मुझे बज़ाहिर आता। जी बिल्कुल जी, तो वो बहरहाल क्या आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी हमारा ये है कि पूरे पंजाब में हमारे कैंप लगते हैं, यानी 530 कैंप, कराम साहब भी उसके इंचार्ज होते थे, कैंप इंचार्ज। 530 कैंप लग चुके हैं। ये पिछले में काना था, और ये कमिंग संडे जो है इसमें हमारा नारोवाल है, उससे अगला संडे सियालकोट है। पूरी यानी रमज़ान तक जो है ना सारे संडे बुक हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कमरे से भी बड़ा ना कोई 32 फुट का हमारा कंटेनर है, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है। हम गांव में कैंप लगाते थे, वहाँ से बुज़ुर्ग आ नहीं पाते थे, या उनके बच्चों के पास टाइम नहीं होता कि उनको लेकर आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ये साथ ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर। यही प्रोफेसर हमारे साथ जाते हैं, 2 चेक कर रहे होते हैं, उनको फ्री मेडिसिन दे रहे होते हैं, फ्री एनके दे रहे हैं, जो मोतिये वाले हैं उनकी बायोमेट्री टेस्ट हेपेटाइटिस करके
वो वहीं पर ही उनकी सर्जरी करके अगले दिन हमारा डॉक्टर एक उधर ही रहता है ताकि फॉलो अप करके कि इसकी आंख में कोई मसला तो नहीं, तो फिर वो जो है वो वापस आ तो जाए। इस एफर्ट में इनाम साहब, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ क्योंकि मुझे ये टाइम थोड़ा क्वेश्चन इस हवाले से ज़्यादा हूँ, इसमें जो माशाल्लाह एक इतनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, आप लोगों को तो माशाल्लाह कर रहे हैं, डॉक्टर्स की तरफ से रिस्पांस कैसा है कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो आप देखते हैं कि जो आपसे बहुत कम इस हवाले से मुआवजा लेते हैं या अपना जो है वो गिव अप करते हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ भाग दौड़ में धूप छाँव में साथ होते हैं, उनमें से शुरू से लेकर अब तक कौन सी ऐसी शख्सियात हैं कि जो शाना बशाना आपके चल रही हैं? हाँ जी, हमारे साथ डॉक्टर अफजल साहब थे जिन्होंने हमारा बड़ा शुरू नाम था, करवाया बिल्कुल ऐसे ही बहुत ठीक है, नाम उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था करे, उन्होंने पहले मशीन ख़रीद कर ला कर दी, लो मुझे थोड़े थोड़े करके दे देना, इसके बगैर तो हम कर नहीं सकते कुछ। और इस तरह फिर ज़ियाउल मजरी साहब थे, फिर साथ साथ मिलते रहे सारे डॉक्टर्स। आजकल जो हैं वो डॉक्टर अली हैदर हैं, वो प्रोफेसर जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ तो देते रहे, लेकिन जो उसका फाइनेंशियली है ना, वो कहते हैं कि चैरिटी आपने करनी है, मैंने अपना किचन चलाना है। तो हमने पहले वॉलंटियर्स डॉक्टर लाए थे, लेकिन जब उनको लाए, पेशेंट आकर बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब तशरीफ़ नहीं लाए, फ़ोन किया यार मेरे और पेशेंट आ गए, मैं कल आऊँगा। हमने कहा यार इनका भी टाइम कीमती है, टाइम हैज़ वैल्यू। तो ये हमने कहा डॉक्टर साहब आपने जितने लेने हैं वो लें, लेकिन टाइम का मतलब है ना, अभी हमारे 5 से 8 है ना, या सुबह 8 से 2, 8 का मतलब 8 है, अगर आप उससे लेट आएंगे डिडक्शन हो जाएगी आपकी। आपने अगर पैसे पूरे लेने हैं तो फिर टाइम हलाल करके, तो अब सारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे डॉक्टर टाइम जो पर हैं आते वो हैं। यानी चैरिटी पे कोई नहीं कोई है, चैरिटी कोई पे चैरिटी पे कोई नहीं है, charity। बहुत इसीलिए अच्छा तो है। 70 लाख मतलब 200 से ज़्यादा हमारा स्टाफ है जो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा पेड है उसमें। तो सिर्फ अलसान हमारे दस्तरखान जो है, executive अलसान जो दस्तरखान है, जी हाँ, टाइम की वजह से वो रह गया। अगर वो कैसे चल 200 रहा है? लोग जो हैं रोज़ाना आते हैं दोपहर को, जो इलाके के लोग हैं, गरीब बुज़ुर्ग हैं, औरतें मर्द हैं, उसमें मज़दूर लोग हैं, या जिनको तलाक हो गई है, बेवा हैं, वो आते हैं। 4 जगह हम रोज़ाना बनती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको रोज़ाना उसमें गोश्त, चिकन, बीफ, मटन ज़रूर होता है। तो इस तरह लोग जो है वो और फ़ायदा। इसी के साथ इनाम साहब, साथ ही बात मुझे याद आ गई कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, इवन स्टूडेंट्स बहुत अटैच भी हों, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टीम को इंटैक्ट रखना। मैं यहाँ पर इनाम साहब से कहूँ ना, या अब्दुल कदीर से कहूँ कि आपने टाइम देना, वो कहेंगे सर देखेंगे, सोचते हैं, अवेलेबिलिटी, सारा दिन टाइम देना। और उसमें बहुत सारे मेरे ऐसे कलीग्स हैं जो हमारे साथ कॉलेजेस में पढ़ाते भी हैं, वो बेचारे, मैं उनको देखता हूँ कि सब टाइम छोड़कर भी यहाँ पहुँचे होते हैं। तो इस टीम को इंटैक्ट कैसे रखते हैं कि यानी एक देखें वो फ़ीसबिल्लाह तो यकीनन उनमें जज्बा है, सैलरी भी नहीं ले रहे, तो ये पूरी टीम को जोड़ना और उनसे वक्त की कुर्बानी लेना, इसमें क्या क्राइटेरिया, वो क्या ऐसा राज है कि ये आपके साथ ये लोग सारे चल रहे हैं? वो ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उनको भी बहुत हम इज़्ज़त देते हैं, हम पेशेंट को बहुत इज़्ज़त देते हैं। जो पेशेंट आता है ना, हमारे जितने आई अटेंडेंट है ना, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो उन्होंने मोहतरम तशरीफ़ लाएँ, मोहतरम आप बाहर तशरीफ़ रखें, मोहतरमा आप तशरीफ़ लें, चल बाहर, ये नहीं वहाँ पर है। हर एक ने, ये एक औरत है वो कहती सर मैं तो अभी खामद को भी कहती हूँ मोहतरम आप इधर तशरीफ़ ले आए, वो आदत बन गई ना उसकी करने की। तो इसलिए इज़्ज़त जो है ना वो हम देते हैं, और वो बहुत देखते हैं कि यार ये काम बहुत ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और बगैर किसी लालच के कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो हमारे साथ साथ करीब और होते जाते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि ये इखलास का जज्बा बिल्कुल, और इतनी बड़ी टीम जोड़नी, और अब माशाल्लाह जब दाढ़ियाँ काली थी आज वो सफ़ेद हो गई सारी, हम उनको देखते हैं। लेकिन वो जब एक मंज़र मैं आपको वो भी सुनाऊँ, वो इंशाल्लाह अंकल से भी मज़ीद पूछते हैं कि जब खालें इकट्ठी करनी होती थी, कौन ईद वाले दिन कुर्बानी देता है कि अपने साफ़ कपड़ों को छोड़कर और आप बाइक्स पर खालें इकट्ठी करें, वो मनाजिर क्या थे और वो कैसे दोस्त उस वक्त साथ शामिल होते थे? तो उसमें भी इकरामुल्लाह खान साहब मरहूम की बड़ी एफर्ट्स हैं। उसमें यह था कि 3 दिन हम पूरे लाहौर से इकट्ठे करते थे, तकरीबन 35-40 लाख रुपए की हम खालें इकट्ठी करते थे, और 3 दिन हमने घर नहीं जाना होता था। सब साथियों ने पूरे लाहौर से, उन्होंने कपड़े खून से भरे हुए हैं, खालें उठाकर ला रहे हैं शाम को यहाँ, फिर उसको सेल करना, तो इस तरह बहुत मेहनत की है। तो ये ऐसे इतना बड़ा जो है ना, इसमें ऐसे तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं खून कपड़ों को भी लगा, और वैसे भी हमारा खून पसीना ये करके जो है ना, तो हमें ये ऐसे लगता है जैसे हमारा घर है। हम तो कई दफ़ा कहते हैं कि यार हमारे मौत भी आए तो वहीं आए, दुख इंसानियत की खिदमत करते हुए जो है ना वो आ जाए। तो इसी तरह खान साहब के जिस तरह माशाल्लाह आप लेके चल रहे हैं पूरी बॉडी, आप क्या समझते हैं कि लाज़मी बात है कि हमने, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और तादेर सलामत रखे, हम लोग क्या समझते हैं कि अगर आज मैं साइड पर होता हूँ तो पीछे कौन से ऐसे आप पर्सन को समझते हैं कि जो की पर्सन है जो इसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा लेके हैंडल कर सकता है? देखिए हमारा 11 आदमी है, एग्जेक्टिव है, 3 साल बाद इलेक्शन भी होता है, जो काम करता है वो लोग उनको वोट देते हैं तो वो आ जाता है।
तो इसमें मोनोपोली कोई नहीं कि मुझे, ठीक है ना, पे है सिलसिला, ऑटो पे है कि ये बॉक्स पड़ा हुआ है, पर्चियाँ दे दी, लो जी आपको जो अच्छा लगता है ना प्रेसिडेंट उसका नाम लिख के इसमें डाल दो। ये नहीं कि ग्रुप हाथ खड़े करो पता चल जाए अच्छा तू मेरे खिलाफ है, तू खिलाफ नहीं, वो ऐसा नहीं है। फिर जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, बाकियों को फिर एक इकट्ठी दे लो जी इनके नाम लिखो, तो जिनके नाम ज़्यादा होते हैं वो हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी हर महीने हमारी मीटिंग होती है और मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर की तरफ से क्लासेस होती हैं ट्रेनिंग की, वो भी अटेंड करते हैं। सिर्फ क्लासें अटेंड करते हैं, वैसे फाइनेंशियली गवर्नमेंट जो है ना वो हमें वो नहीं देती। अभी IB आए रहे हैं, कभी ISI आए हुए हैं, कि कोई MI वाले आए, सारे हमारे करके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बड़े खुश होते हैं कि यार आपका तो जो चीज़ मांग रहे हैं कंप्यूटर से आप उसी वक्त निकाल कर दे रहे हैं। लोग तो कहते हैं अभी फ़लाँ इधर नहीं, फ़लाँ इधर नहीं। तो अभी हमने जो ये कर रहे हैं ना कॉर्निया ट्रांसप्लांट, इसके लिए एक होटा है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, तो उसके 1 लाख रुपया भी हमारे 2 साल बाद लेती है गवर्नमेंट, देने की बजाय लेती है हमसे कि हम लोगों को फ्री कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से आप बात पहुँचाना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं कि किसी भी को भी कॉर्निया जो है ना किसी का ख़त्म हो गया है, उसका टेडी पैसा नहीं लगेगा, आए यहाँ पर हम उसका किराया भी देंगे, उसको खाना पीना भी देंगे, ठीक है ना, अगले दिन वो वापस चल जाएगा। इस तरह कईयों की आप देखते हैं आंख जो है ना आस्था ये बैठ जाती, लीक कर जाता है लिक्विड सारा, तो वो बंदा देखता है तो बड़े नूर निकल गया, नूर निकल गया। तो उनके लिए, क्योंकि फिर कॉर्निया तो लग नहीं सकता, उनके लिए हमने फिर आर्टिफिशियल आई रखी हुई हैं जो पत्थर की होती हैं, वो हल्का सी सर्जरी करके वो सेम उसका कलर मिला के उसके साथ वो लगा देते हैं। देखने वाला पहचानेगा नहीं, उसकी फेस ब्यूटी वापस आ जाएगी कि यार ये तो उसको सिर्फ पता होगा या घर वालों को कि इसे नज़र नहीं आता उस आँख से, अदरवाइज उसको वो आंख बिल्कुल सामने वाले को नज़र नहीं इसी आएगी। में 2 सवाल बड़े अहम मुझे याद आए कि क्या कभी ऐसा भी कोई पेशेंट आया है कि जो बच्चा नाबीना पैदा हुआ है या बिनाई नहीं थी और उसका किसी ट्रीटमेंट से बिनाई वापस आ गई हो? कैसे केसेस भी डील हुए हैं यहाँ एक बच्ची थी 16 साल की, उसके दोनों आंखों में ये बॉर्डर किस तरफ से आती थी, यतीम थी, उसके भाई ने घर में ही परचून की दुकान बनाई हुई थी, तो ताहरा उसका नाम था। तो वो वहाँ से किसी ने बताया कि तुम वहाँ पर चेक कराओ, तुम्हें नज़र तो आता कोई नहीं है, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी लेकिन वो उसको नज़र नहीं आता था। वो हमारे पास आई, पेशेंट टू पेशेंट पता चला, तो हमने डॉक्टर साहब ने मशीन पे देखा तो थिकनेस बहुत ज़्यादा, उनका कि उम्मीद नहीं है कि तुम्हें कोई नज़र आए, लेकिन हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं आँख का, आपकी कॉर्निया अगर नज़र आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो ऑलरेडी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो जब अगले दिन उसके कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के बाद खोला तो उसको ऐसे देख रही है, तो उसकी आंख में जो आंसू थे हम सब के हैं जो देख रहे थे कि यार देखो किसने कॉर्निया ये डोनेट किया, किसने ये बेड खरीद के दिया, किसने ये फलां चीज़ मशीनरी डॉक्टर्स डोनेशन, कितने लोगों को अल्लाह उस वजह से जन्नत देंगे। तो फिर हमने उसे कहा कि बेटा अगले महीने तुम दोबारा आएंगी तो फिर करेंगे। और फिर उसको किया तो माशाल्लाह उसकी दोनों में, पहले आई बॉल था ही नहीं उसमें ना, ग्रे कलर की थी आँख उसकी सारी, तो आई बॉल लगा दी है तो फर्स्ट क्लास। अभी शादी हो गई, एक बेटी है उसकी। इसमें जिस तरह एक अल एहसान एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह चल रही है, आपके पास एक हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी भी है, आप PG भी आगे स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ाना है और उनको अकोमोडेट करना है, तो क्यों नहीं आपके पास माशाल्लाह जगह भी जल्लों के पास ऐसी है, कल को ऐसा एक आप प्लान करें, लोग आपको देते भी हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज सरकारी में तो 3,500 सीट से अगर देखें तो इतनी थोड़ी सीट है कि वो पूरे पाकिस्तान का हाथा क्या पंजाब के आटे में नमक के बराबर बच्चे भी अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो अगर अल एहसान एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, लोग डोनेट भी करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ी अमाउंट ले रहा है कि लोग घर भी भेज दें, तो बच्चे को डॉक्टर बनाना सिवाय एक अमीर तबके के मिडिल क्लास ख्वाब पूरा नहीं कर सकती, और आने वाले दिनों में तो ये 50 लाख से बल्कि ये करोड़ों में चला जाएगा। तो अगर ये प्रोजेक्ट आप ऐसा स्टार्ट लेते हैं तो लोग डोनेट भी करना चाहेंगे, यकीनन सर्व भी करना चाहेंगे, हॉस्पिटल को बेनिफिट भी होगा। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका इस एतबार से? जी आपने डॉक्टर साहब सही फरमाया, हमें और लोग भी इस तरह की सजेशन दे रहे हैं कि जी आप ये इस तरह करें। तो अभी जैसे इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए OSP से हमने इसको रिकगनाइज़ करवाना है, तो उसके बाद जब यहाँ से हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे फिर ये जो जगह है ये भी हमें मिल जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह करेंगे कि यहाँ पर कॉलेज जो है ना हम यहाँ पर शुरू कर देंगे तक। और इसी तरह जब ये देखते हैं सिलसिला कि आप माशाल्लाह ये आपका करोड़ों का बजट है इस हवाले से, तो क्या इसमें इंटरनल ऑडिट भी होता है कि एक्सटर्नल ऑडिट भी कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है? और गवर्नमेंट के साथ जो ये टैक्स का सिलसिला है सारा, उसमें वो कैसे आपका इंटरनल ऑडिटर हैंडल कर रहा है या एक्सटर्नल ऑडिट टीम उसको ऑडिट कर रही है? या इसमें इंटरनल ऑडिट भी होता है हमारा, क्वार्टरली साथ साथ चलता रहता है, और फिर सालाना जो है वो बाहर से जो हमने हायर की होती है एक अच्छी फर्म जो है
तो वो आकर 15-20 दिन रहती हैं, एक एक चीज़, एक एक वोचर जो है वो सारा चेक करती है, बैंकों को टैली करती है सारा उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में देना होता है, क्योंकि वहाँ से हम रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं कि ताकि कोई उंगल हम पर ना उठा सके। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये 25-26 साल हो गए हैं, शुरू वेरी फर्स्ट डे से हम इसका जो ऑडिट है ना वो करवा रहे हैं, और लोगों को जो मांगते हैं हम उनको देते भी हैं। इसी तरह जब माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन आप लेके चल रहे हों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, मुझे उर्वा सकफ़ी का वाक़या याद आता है, जो आपको शो भी करना पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के पास डोनेशन के लिए जाते हैं तो आपको एक बावकार तरीके से जाना भी होगा कि एक आप इदारा चला रहे हैं, लेकिन उंगलियां उठाने वाले लोग इसमें भी उठाते हैं कि जो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अगर ये बड़ा अपनी खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सहूलतें भी हैं सारी, तो फिर ये चीज़ें लोगों की तनकीद कैसे बर्दाश्त करते हैं और उसको कैसे मैनेज करके लेके चलते हैं कि यानी जहाँ नाक़दीन भी हों और उसी इलाके में आपने रहना भी हो, पैदाइश से लेकर जवानी सारा वक्त उधर ही गुजरा हो, तो वो कैसे उन लोगों को क्या जवाब देते हैं या कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए जी सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज नहीं होना चाहिए। सब्र जो है ना, पेशेंस जो है ना, वो ज़रूरी है। हमारे वो लोग थे जब हमने शुरू किया था डिस्पेंसरी के बाद, जब गायनी पे शुरू आए, तो फिर जितने भी हमारे इलाके के लोग थे वो यही बातें कहते हैं, इन्होंने खाने पीने के लिए आपने बनाया, हालांकि हमारा अच्छा भला कारोबार था। फिर उसमें कहते यार आपने ये क्या हिंदू सिखों वाला काम शुरू कर दिया है। फिर वही लोग एक वक्त आया कि गायनी की डिलीवरी के लिए हमारे पास जब आए तो हमने कहा जी बताएं आप क्या कहा करते थे, तो वो शर्मिंदा थे कि वाकई हम गलत थे। तो लोगों की बातें जो सुनेगा वही कामयाब होगा। हर फूल के साथ कांटे जो है ना वो ज़रूर होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन कांटों की परवाह किए बगैर बस फूल जो है ना हम वो रोशनी फैलाते जाते हैं, और लोग अच्छे अच्छे हमारे साथ मिलते जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी दूर से पूरे पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि अगर हमारे डोनर्स हैं तो आपने आगे अपने दोस्तों को कहा है कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर दें। तो बात तो जो मैंने पहले की कि अगर बंदा काम करने वाला हो, ईमानदार हो, तो वो ज़ात जो है ना बहुत नवाजती है। अभी देखिए मेरी 2 उंगली है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दोनों नज़दीक हैं, तो 2 किलोमीटर बाद कितना फासला दूर हो जाए। अगर आपकी नीयत ख़राब है तो अल्लाह ताला इतना फासला कर देते हैं कि काम अदारे हमने खुद तबाह होते हुए देखे हैं। लेकिन जहाँ पे बात आपने जो दूसरों की कि लोग गाड़ियाँ वाड़ी, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ की कि मेरे पास बिज़नेस इतना था, अभी इतना नहीं जितना पहले था, लेकिन वो रिड्यूस हुआ। अल्लाह ने मेरे काम सारे उतनी देर में मेरे बच्चियों के सारे हो गए, ठीक है ना। तो और मेरा अब वही अगर मैं बिज़नेस को टाइम देता तो मैं और फलता फूलता। लेकिन ये भी एक था, यहाँ पर अगर हम साथ ही डेडिकेशन के साथ काम ना करते तो ये भी डिस्पेंसरी तक ही रहता। तो अल्लाह ताला ने ये हमसे काम लेना था। लोग बातें करते हैं, हम सुनते रहते हैं कि यार कोई बात नहीं, हमारी दिल साफ़ हैं, अल्लाह ताला हमारी नीयतें जानते हैं। हमें आखिरत का लालच है, ये लालच है हमें भी, लेकिन ये कोई गिरा हुआ है तो आपसे पकड़ने से पहले मैं उसे उठा लूँगा ताकि ये स्वाब मुझे मिल जाए। तो अगर हम सैलरी ले रहे होते फिर कहना यार इसको ज़्यादा दे रहे, मैं क्यों काम करूँ, करने दो। इसमें किसी को लालच है ही नहीं। हमें 11 बंदों में वो पता है कि यार सारे फीस भी हम कम कर रहे हैं। 11 के अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अलावा भी काफ़ी लोग हाँ, हैं 65 हैं जो हमारे जनरल काउंसिल हैं, जिसमें से 3 साल बाद इलेक्शन होता है। उसके बाद जो हमारे मेन डोनर्स हैं उनका हमने एक थिंक टैंक बनाया हुआ है। बुज़ुर्ग हैं, डोनर्स हैं, अल्लाह ताला उन्होंने बहुत नवाजा हुआ है दौलत से। वो आते हैं क्वार्टरली, पहले मंथली होती थी, क्वार्टरली आते हैं, उनको सारा कुछ बताते हैं, देखो ये है। मसलन देखो कि एक मेरा डोनर्स है, कल मैंने उसको कहा कि ये एक मशीन है जनाब, ये 40 लाख की, उन्होंने हमें 40 लाख इकट्ठा कर ये लो 40 लाख को हम मुंह से निकालते हैं, वो हमें चीज़ें दे देते हैं। मुझे ये वाक़या याद है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अंकल इकराम ने बताया कि जनरेटर हमें बड़ा कैपेसिटी का चाहिए था। कहते हैं कि इशारा बस किया है तो क्रेन भी आई और जनरेटर भी आया और वो फ़ौरन उसी दिन वो रिप्लेस भी हुआ। इसी तरह अब अल-एहसान के अंदर आपने हेपेटाइटिस का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऐड किए हैं, डर्माटोलॉजिस्ट खालिद साहब ऐड हुए हैं। बहुत माशाल्लाह एक बड़ा हमारा जाना पहचाना लाहौर का बहुत बड़ा नाम है, बड़ा क्रेडिबल, जो सैटरडे को बैठ रहे हैं। इस तरह डेंटिस्ट भी ऐड किए हैं। क्या ये आई सेक्शन वाले हॉस्पिटल में ही है या कि रामगढ़ मुजाहिदाबाद वाले हॉस्पिटल में है? ये हमारा सिर्फ आई ही का था, इसमें हम कोई और नहीं चाहते थे कि करना। लेकिन हमारे एक डोनर्स थे, वो चाह रहे थे कि डर्मा का हम आपको सारा देंगे, डॉक्टर की सैलरी भी देंगे, फेलोशिप होगी, कंसल्टेंट होंगे, तो शुरू करें आप इसमें करें। तो फिर हमने आई अस्पताल में 4th फ्लोर पे, 4थी मंजिल पे वो शुरू कर दिया है। हम सिर्फ 50 रुपये उसकी पर्ची है, जो गरीब हैं उनसे कोई नहीं, 2,500-3,000 रुपया
देते हैं अमूमन, देते हैं। मिनिमम ठीक है ना? शालीमार में दो भी इतना कंसल्ट चल ऐसा ही रहा है, है। बिल्कुल ऐसे देखिए हमारे 50 है, डॉक्टर को हमने पैसे दिए कर रखे हुए हैं कि डॉक्टर साहब एक पेशेंट आता है ना, जब आप दवाई लिखती हैं कुछ दे देते कुछ लिखती हो, कहीं मैं देखिए बड़ी मुश्किल पर्ची देती है, पैसे वो उसको निकाल के 50 उसी वक्त वापस करता है, ये लो तुम, बजाय कि आप बाहर कहो कि इसके वापस करो, वो घूमे फिरे एप्लीकेशन, डॉक्टर के पास वो दराज से निकालो 50 रुपये उसको दे दो, ले जी। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद सर्विंग है कि दुखी इंसानियत को ये ऐसे ही निकल जाए, उससे दुआ निकल जाए ऐसे। हम पहले 20 रुपये लिया करते थे जब पुराने अस्पताल में थे, जब इधर आए ना तो हमने यहाँ पर 2009-06 में कैंप लगाया एक बहुत बड़ा ना, ताकि लोगों को पता चल जाए जगह का। तो इतने लोग आए, इतने लोग, एक हफ्ते का कैंप था, तो हम परेशान हो गए कि इतने लोग कहाँ से आ गए यार, पहले 60-70 से ज़्यादा आते नहीं थे। तो फिर ये हुआ कि ना भी इन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो 20 रुपये मैं कहा यार ख़त्म कर दो, ये भी यकीन करो इतना आना शुरू हुआ। फिर पेशेंट टू पेशेंट लोग कि उनको पता है कि यहाँ से हमें मेडिसिन भी मिल रही है, फ्री इलाज भी हो रहा है, चेकअप भी है, और जिस तरह प्राइवेट सेटअप में है, जिस तरह आपने बताया जगह जगह एसी सब लगे हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, एक बंदे को हमने माइक्रोस्कोप लेनी थी, हमने कहा यार ये 1 करोड़ की है, इसमें कुछ करो। उनके कौन सी है मुझे बताओ, कोटेशन दो। उनके हमने कहा यार हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें ये मशीन चाहिए। उसने जर्मन पैसे भेजे वहाँ पे, वहाँ से मंगवा के उनके लो जी मेरा बेटा फोत है, उसके नाम की स्लिप लगा, इस पर लगा दो ताकि मुझे खुशी होते। यानी लोग देना चाहते हैं, अदारे अच्छे हों, लोग देख रहे हो कि वाकई काम हो रहा है, पैसे की कमी नहीं है। इसी तरह डेंटल का इलाज बहुत महंगा है, यानी अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास इवन के दाढ़ भी निकलवाने चले जाएँ ना, तो वो 2 से 3 हज़ार रुपया लग जाता है। तो उसको वहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा इसी तरह इसी सवाल के साथ मैं ऐड भी कर दूँ, हेपेटाइटिस के हवाले से देखें तो उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत महंगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये आम ही लैब की बात करें तो जो क्वांटिटेटिव PCR है हेपेटाइटिस B और C का, उसकी कीमत मार्केट में 8,500 से 9,000 चल रही है। अलखिदमत वाले जो हैं उसमें 3,500 रुपया ले रहे हैं। तो क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट की फ़ैसिलिटी भी वहाँ पर अवेलेबल है, या अगर रेफ़र करते हैं तो फिर वो लोगों को कहाँ रेफ़र करते हैं उस एतबार से? हेपेटाइटिस का जो है ना, ये अभी हमारा उसी अस्पताल में है, पुराने रामगढ़ मुजादाबाद। तो अभी क्योंकि ये जो हमने शुरू किया है डर्मा का, तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते तक जो है ना, डर्मा जो है सुबह 9 से 1 बजे तक होता है, शाम को वो रूम खाली है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वो जो हेपेटाइटिस का है ना, वहाँ से वो भी आई वाले में शिफ्ट कर दें, ताकि एक ही फ्लोर पे एक ही कमरे में वो सुबह डर्मा वाले हो जाएंगे, स्किन वाले, और शाम को हेपेटाइटिस। तो इसमें जितने भी टेस्ट हैं, एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उससे पूछ लेते हैं। हमारा तो फ्री है, चेकअप वगैरह, मेडिसिन भी फ्री है, PCR वगैरह करने भी आप कितने बर्दाश्त कर सकते हो। वो कहता है जी मैं इतने दे सकता हूँ, ठीक है, मैं 50% ठीक है, मैं कुछ नहीं दे सकता, तब भी ठीक है। चुगताई के साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, हमारी उसके ऊपर स्टैंप लगेगी। अगर पेशेंट कहता है मैंने कुछ नहीं देना, उसके लेके ऊपर आ जाएगा 100% फ्री। अगर वो कहता है मैं 20% दे सकूँ, ऊपर लिखते हैं देखिए चार्ज 20%, 20% देगा, बाकी महीने बाद हमें वहाँ से बिल आ जाएगा, आलिसान वो उसको पे कर देता है। तो चुगताई ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन ऐड किया है? 40% उन्होंने हमें कहा है कि 40% हमारी तरफ से, बाकी 60 में आप किसी से 10% ले लें, 20 ले लें, या 60 ख़त्म कर। ये बहुत बड़ी एक आदत है मैं समझता हूँ, क्योंकि PCR और हम में से हर 5वां बंदा हेपेटाइटिस का पेशेंट है, ये कैरियर है, और उसकी वजह से कोई बंदा इसलिए टेस्ट नहीं करवाता, ये इलाज के लिए नहीं जाता कि वो ना ही इंडियन टैबलेट्स अफोर्ड होती हैं, ना ही ये टेस्ट अफोर्ड हो रहा होता है। बहरहाल हमारी तरफ से हेपेटाइटिस का सब कुछ फ्री है। बहुत ज़बरदस्त। चुगताई शालीमार लिंक रोड पर जो है शबनम सेंटर में, ये सदर कैंट और चुगताई, ये शालीमार 2 सेंटर में हमारा पेशेंट जाएगा, तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल होगी हमारी जो है ना। और डेंटल के अंदर कहाँ तक ट्रीटमेंट्स इस हवाले से चला, डेंचर वगैरह भी लगवा रहे हैं कि या उसमें वो चीज़ नहीं है? जी वो भी अभी कर रहे हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा महंगा है, 50,000 60,000 में आ जाता है, तो इसलिए बाकी जो है छोटे मोटे 20 रुपये की पर्ची है। बाकी जो निकलवानी है किसी ने दांत या दाढ़, तो उसके भी नॉमिनल थोड़े से पैसे हैं, जो नहीं दे सकता उसमें वो डिस्काउंट दे देते हैं। इसी तरह हमारे इस एरिया में ना सिर्फ बल्कि पूरे लाहौर में मसला है कि गायनी के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये स्पेशली मैटरनिटी का जो एक ख़र्चा है, वो एक गरीब आदमी के लिए या इवन मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाता है। उस टाइम पर लोग तो खुश भी होते हैं, औलाद की खातर वो कुर्बानी भी देते हैं, लेकिन उस वक़्त अगर हम आम भी हॉस्पिटल में देखें तो 1 लाख के लगभग ऑपरेशन ऐड कर लें तो 1.5 से 2 लाख, और अगर आप थोड़े से बेहतर हॉस्पिटल में चले जाएं तो 3 से 4 लाख लिए बगैर आपकी जान नहीं छूटती। तो आलिसान में सिलसिला चल रहा था,
तो ये इसको आउटडोर में शिफ्ट किया गया। क्या इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें स्टार्ट करें ताकि लोग ऑपरेशन और इसके हवाले से वहीं पर मैटरनिटी और डिलीवरी का प्रोसेस वहीं कंप्लीट हो, ताकि ये एक बहुत बड़ी लोगों के लिए सहूलत जो है वो फिर से वापस आ जाए? एक्चुअली इसमें हमारा बहुत 10-15-20 तक भी रोज़ाना के ना नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन होते थे और हमारी बड़ी अच्छी टीम थी डॉक्टर्स की। डॉक्टर काशफा इकबाल साहिबा थी। डॉक्टर साहबा फिर चले गई सऊदीया, उनके क्योंकि मियाँ उधर चले गए तो फिर उधर चले गए। उसके बाद फिर हमें उस लेवल का डॉक्टर जो है ना, डेडिकेटेड डॉक्टर जो है ना, नहीं मिला। वो अभी उनकी वालदा रहती थी शाहदारा में, तो वहाँ जाती थी तो इधर से फ़ोन आ जाता, आधे घंटे में डॉक्टर साहब पेशेंट आया, फिर उसी वक्त वो आ जाती। दूसरी आती नहीं जी मैंने 10 बजे के बाद नहीं आ सकती, मैंने फीड कराना होता है बेबी को, मेरा मियाँ नहीं अलाउ करता। तो फिर गायनी की डिलीवरी तो वो ईद वाले दिन भी आना पड़ता है, तो बिल्कुल आना पड़ता है। तो इस तरह फिर आस्ता आस्ता कुछ हालात ख़राब होते गए। थोड़ी सी बात कोई हो जाए उसी वक्त लोग फेसबुक पे लगाते हैं, लो जी मैं फ़लाँ चैनल से हूँ, ये करूँ, बहुत थ्रेट करते हैं उनको, लड़ना शुरू हो जाते थे। तो फिर इसलिए हमने कहा कि यार इसको जो है ना, क्योंकि बच्चों में कई फौत भी हो जाते हैं और ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ पे है ना। वो समझते हैं कि डॉक्टर के हाथ में इसी ने मारा है। अगर डॉक्टरों के हाथ में इतनी ताकत हो, अपना मरने दें, कभी भी ना मरने दें अपने घर के ऊपर। तो बस तवक्कल हमारा अल्लाह पे नहीं है ना, उसका पूरी होगी ज़िंदगी तो वो चला गया। तो इसलिए हम वो नहीं कर पाए। देखेंगे फ्यूचर में, कई दफ़ा मीटिंग में होता है कि जिसको गायनी को दोबारा शुरू करें, तो जैसे कोई इंशाल्लाह जगह बनती है उसमें दोबारा वो बनने के बाद जो हमने टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाना है, तो फिर इसमें इंशाल्लाह उसको करें। उसकी इंशाल्लाह कब से कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कंस्ट्रक्शन का एलडीए में नक्शा गया हुआ है अप्रूव होने के लिए। तो कितना रकबा है? 12 कनाल जगह है। ज़बरदस्त। ये 1 कनाल है जहाँ पर है, वो 12 कनाल है। तो इंशाल्लाह उसमें अब ये माशाल्लाह ये सारी जगह अलिसान की अपनी प्रॉपर्टी जी, अलिसान के नाम है ये सारी चीज़, कोई किसी बंदे का नाम नहीं है। कोई मैं फोत हो जाऊँ कल को कि मेरा वालिद बड़ा यहाँ काम करता था, खिदमत करता था, उसके नहीं। अलिसान की जो 1 कनाल रकबा कवर्ड एरिया है, उसके साथ जो आपने जगह रिसेंटली भी परचेज़ की है, पार्किंग के हवाले से तो गली में भी थी और उसके साथ भी ली है, तो वो जगह मिलाकर रकबा कितना बढ़ गया इसका? हाँ, 1 कनाल पहले है, 10 मरले ये है और 6 मरले पीछे, 16 मरले जो है ना, यानी 1 कनाल ही और लगा लें समझ लें। तो उसमें ये था कि क्योंकि कोरोना की वजह से आपने देखा है बैंक में अंदर 4 लोग बैठे हैं, बाकी बाहर 300 बंदा खड़ा है लाइन धूप में, और इसके लिए बड़ा अच्छा अरेंजमेंट तो इसलिए फिर हमने वहाँ पे उसको शेड वगैरह लगा कर कवर कर दिए हैं। तो वहाँ जितने भी लोग हैं वहाँ बैठते हैं, कूलर्स लगे हुए हैं साथ, 600 फुट गहरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो फिल्टर प्लांट हैं, तो वहाँ से कुदरती नेचुरल मिनरल्स वगैरह सारे उसी में हैं। तो बिल्कुल जी सारी रात, फिर क्योंकि जनरेटर है, लोगों का तो टाइमिंग के आता है पानी उसमें, ये तो 24 घंटे जो है ना सारी रात चलता रहता है। तो वहाँ पर हम उस जो 10 कनाल की जगह है, 10 मरले की जगह है, वहाँ पर सारे पेशेंट बैठाए होते हैं। फिर वहाँ से ग्रेजुअली जितनी देर अंदर जगह बनती है ना, कोविड के भी एसओपीज फॉलो किए जाते हैं और बेहतरीन एक एनवायरनमेंट रहता है। इसी के साथ वहाँ पर सबसे बड़ा मसला उस रोड के ऊपर जो है, हमें वो कबाड़िया मार्केट मिस्री शाह से भी बड़ी मार्केट बन गई, जिसके लिए वज़ीर आज़म पोर्टल पे मैं भी बहुत दफ़ा कंप्लेन कर चुका और ये इनिशिएटिव पहले इधर बॉडी से भी लिया गया। तो क्या कोई ऐसा हमारे यहाँ कानूनी तौर पे जवाज़ तो है कि यानी रहायशी इलाकों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? तो ये बहुत बड़ी पेशेंट्स के आने जाने में रुकावट है, पार्किंग में रुकावट है, इसके लिए कुछ सदेबाब कभी सोचा या कोई क्या हल है इसका? इसका बहुत मुश्किल है इसका करना, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, एंड तक आप बहुत देख लेना एंड तक चलेगा, बहुत ज़्यादा है, तबाही कर दी इलाके की सारी, सुकून भी बर्बाद हो गया, नॉइस पोल्यूशन भी, और सबसे बढ़कर ये कि लोगों का जो गुजरगाह है वो बहुत मुश्किल हो गई। हमारा यही था कि हॉस्पिटल बनाने से यहाँ पर अच्छा एक एनवायरनमेंट आएगा, रोड स्टोर आ जाएंगे, दूसरे लोग होटल्स आ जाएंगे, खाने पीने के लोगों का कोई टक शॉप ये इस तरह के आएंगे, लेकिन वो उसकी बजाय ना वही हमारी यहाँ से जाने की एक वजह भी यही है कि इस गंद की वजह से हम वहाँ पे, यहाँ पार्किंग का इतना मसला है, रोज़ाना हमारी गाड़ियाँ दूसरे जगह पंक्चर हुई होती हैं, लोया तोड़ रहे होते हैं, वो कील लगते हैं, बहुत ज़्यादा मसला है करते हैं। तो क्या ये माफिया, इसको लीड कौन कर रहा है? मेन बुनियादी अगर नाम ना भी लें तो ये माफिया पूरा जो बैठा है मुकाबले की दौड़ में, तो ये इसको कौन लीड कर रहा है? इसका कोई सदेबाब नज़र नहीं आता। जो टोना में बैठे हुए हैं आपको पता, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है, तो हम करना चाहें तो कुछ नहीं कर सकते सारा। इसी तरह आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश आपको देखकर ये आती है कि हम इंशाल्लाह कोई ऐसा कोई छोटा सा डिस्पेंसरी यूनिट से स्टार्ट लें जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स डॉक्टर्स भी हैं, वो बैठना भी चाहते हैं, तो ये क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो स्टार्ट करना चाहते हैं? उनके लिए बुनियादी चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्या SOPs फॉलो किए जाएँ,
और इसी तरह अल एहसान को जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, जो लोग इन खिदमत खल्क करना चाहते हैं, वो अल एहसान को डोनेट करें तो उसका क्राइटेरिया क्या तरीक़ेकार है उसमें, इस हवाले से ज़रा मैसेज दीजिए। जो लोग तो बनाना चाहते हैं डिस्पेंसरी वगैरह कोई भी, उनमें ये है कि सबसे पहले मुखलस साथियों का होना बहुत ज़रूरी है, जो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हों। टीम एफर्ट मोस्टली क्या होता है कि थोड़ी सी बात है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, या पढ़ा जा फिर चला मैं नहीं आता। अक्सर हमने इदारे इस तरह ख़त्म होते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हम कहते हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो, ये काम आप कर रहे हो अल्लाह से अजर लेने के लिए, तो किसी की गलत बात को बर्दाश्त करोगे तो उससे भी आपको अजर जो है ना वो मिलेगा, और अजर भी मिलेगा और आपका दायरा भी मजबूत रहेगा। तो वो जब पौधा छोटा होता है ना, उसको पानी देने की ज़रूरत होती है। अब तो माशाल्लाह तनावर जब वो दरख्त बन गया, तनावर दरख्त बन जाता है ना, फिर पानी फिर क्रेडिट लेने वाले तो बहुत होते हैं, फिर उसका फल, उसका साया, सब कुछ मिलता है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने एक एक घर पे गए हैं, बाज़ार में 5-5 रुपए लोगों से मांगे हैं, ठीक है, लोगों की बातें भी सुनते थे। आज तक याद है हमारे एक साथी वो गए तो उन्होंने 5 रुपये उससे लिया, तो उसने कहा जाओ खान आ गए लौट दो तुसी ये वो। तो हम बड़ा दिल बर्दाश्त हो गया, यार आइंदा नहीं आना। उससे आगे अगली दुकान पे गए, वो छोड़ के ना उससे आगे चले गए, क्योंकि उसके बेटे की दुकान थी। उसने कहा कि बाप ने इतनी बेइज्जती कर दी तो बाप बेटा तो उससे भी आगे करेगा। तो बेटे ने देखा कि मुझे छोड़ के आगे चल गया, तो बताते यार इधर आओ, किधर चले गए अल एहसान वाले। उनके जी यार बस चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। की कर रहे हो चंदा इकट्ठा कर? अच्छा। उन्होंने कहा यार मेरा भी 50 रुपये कर दे। यहाँ से 20 साल पहले की बात है कि बाप ने 5 रुपये देने पे हमें इतनी बातें सुना दी, बेटा 50 दे, बेटा 50 दे गया, 10 गुना। हम कहे यार अल्लाह की कुदरत है ना, हाँ तौफीक है यार करो ये करते हैं। उस वक्त हम लोगों के घरों में जाते थे, और अभी हम जाने की जरूरत नहीं, लोग अभी हमारे पास आते हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, आपकी नीयतें साफ़ हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में आपके लिए नरमी डाल देगा। जिस तरह मैंने पहले कि डोनर्स देने को तैयार है, वो सही जगह ढूंढ रहा होता है, यार कहीं सही जगह लग जाए मेरे ना। तो अगर आप सही काम करेंगे तो इंशाल्लाह पैसे की कमी नहीं आती। आप देखिए अब्दुल ईदी साहब जो थे वो एक हमेशा नाम जिंदा प्रोजेक्ट, हमेशा नाम जिंदा है ना, वो एक प्रोजेक्ट बैठ जाते थे कि जनाब ये हमें मुझे ये चाहिए, इतने करोड़ चाहिए। वो बैठ जाते थे, लोग आ रहे हैं और सीधे दे रहे हैं क्रेडिबिलिटी। जैसे ही वो जितना चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़, उन्होंने कहा बाजी मेरा 2 करोड़ बंद पूरा हो गया, खिड़की बंद कर देनी। और लोगों ने नाराज़ होना, बाबा हम बैंक से निकाल कर लाए हैं, अभी क्या करें, ले लो पैसे। बिल्कुल यह था कि लोगों का इत्मीनाद था उसके ऊपर। वही बात बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने की, देखे ना, आमीन। ईदी का नाम हमेशा हमेशा साथ चलेगा। आप ये देखें कि हम में से कौन सा बंदा है जिसको अपने परदादा का नाम नहीं आता। सही बात। तो जो ये नोबल कॉज आपने शुरू किया है, मैं समझता हूँ ग्रेट एक इनिशिएटिव है। और इसमें साथ सिर्फ एक ये चीज़ ऐड करते जाएँ, आखिरी बात जो पैगाम के साथ साथ, कोई अगर हम में से कोई शख्स अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी की अगर लेना चाहता है मेंबरशिप, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो भी ज़रा गाइड करें कि उसके इलेक्शन कब आते हैं। और आखिर में जो है वो खिदमत खल्क के हवाले से आप लोगों को पैगाम भी जो देना चाहेंगे अल एहसान के हवाले से, वो भी प्लीज़। इसमें यह है कि जो हमारे इलाके के लोग होते हैं, जो अच्छा नाम हो उनका, अच्छा करदार हो उनका, ताकि उनकी वजह से अदारा बदनाम ना हो गई ये तो फ़लाँ अदारे का है, तो वो एप्लीकेशन देते हैं। जब हमारी मीटिंग होती है फिर उसमें उनको मेंबरशिप जो है मिल जाती है। तो उसका इतना ज़्यादा उसका मुश्किल भी नहीं है प्रोसीजर, कोई इतना चंदा भी ज़्यादा नहीं है जो उसने देना होता है, तो वो कर सकता है अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन बाकी डोनेशन जो है वो जो देना चाहें तो अभी स्क्रीन पर वो नंबर आ भी जाएंगे और वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर ऑनलाइन इंशाल्लाह जो भी मिल भी भेजना जाएगी। चाहें हमें वो व्हाट्सएप कर दें। उसके बाद जो स्लिप उनको मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, हम यहाँ से रसीद काट के उनको व्हाट्सएप कर देंगे, या उनका एड्रेस होगा तो उस पर हम पोस्ट कर देंगे, क्योंकि ये सारा इन्हीं लोगों की तावन से चल रहा है। अल्लाह ताला इन सब के रिज़्क में बरकत दें। तो आपके फिर चैनल के वाले से मैं ये आपको गुजारिश करना चाहूँगा, पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा जिसको कोई मोती का हो, जिसको कोई कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना हो, जिसको आर्टिफिशियल आई लगनी हो, तशरीफ़ लाएँ, बिल्कुल फ्री, कोई बगैर पैसे लिए उनको सारा इलाज जो है उनका इंशाल्लाह हम करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि माशाल्लाह आज सर ने जिस तफसील के साथ हमें वक्त भी इनायत किया और सारी तफसीलात हमसे शेयर की। यकीनी तौर पर इब्तिदा करना पड़ती है। जब इंसान इब्तिदा करता है तो फिर रास्ते ख़ुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। और ये उस हदीस पाक की हसीन इम्तिज़ाज और तशरीह हमें नज़र आती दिखाई देती है कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक हाथ के बराबर चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ बाजू जितना चल कर आता हूँ,
और अगर कोई बाजू जितना चलकर आता है तो मैं 2 बाजुओं जितना चलकर आता हूँ। और फिर आगे फरमाया कि अगर कोई मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं रब होकर उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली उसके रास्ते में काम करने के बाद फिर अल्लाह ताला इन्ना माल उसरे युसरा, फिर अल्लाह ताला मुश्किलात के बाद आसानियाँ पैदा करता चला जाता है। यकीनी तौर पर नाजरीन, अगर आज हम भी अज़्म कर लें तो ये बईद नहीं है कि जिस तरीके से ऐसी शख्सियात चराग से चराग जलाती चली जा रही हैं, यकीनी तौर पर उन चराग जलाने वालों में हमारा शुमार भी हो सकता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर, नई मेहमान शख्सियात के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।